Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Mahima. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. चलो बेटा, आज नेक्स्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर ले पीछे वाला जो हमने काम किया हुआ है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कि जो हमने सबसे पहले फर्स्ट हमारी जो बुक हमने स्टार्ट किया वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, राइट। और उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने बात की थी भाई स्टेजेस कैसे आ रही है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता है सिंपली जो चीज़ हमने देखी कि एनिमल डेवलपमेंट के अंदर ये जो स्टेजेस है वो आपको याद रखनी है। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कि जैसे ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एनिमल डेवलपमेंट में जाइगोट, देन 8 सेल स्टेज, मतलब जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल, देन 8 सेल, ब्लास्टुला, गैस्टुला और देन एडल्ट एनिमल की फॉर्मेशन हो जाएगी ना। तो ये हम चीजें डिस्कस की थी। तो ये बेसिक स्टेजेस हैं जो आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जाइगोट से कंटिन्यू करते हुए हम एडल्ट एनिमल तक पहुंचेंगे, राइट। और अगर एनिमल केसेस स्टेज ऐसी रहेंगी कि जाइगोट आएगा, देन 8 सेल स्टेज जिसको आप मॉरुला बोलते हो बेसिकली, राइट। जाइगोट के बाद आप 8 सेल स्टेज में गए, देन ब्लास्टुला, गैस्टुला और एडल्ट एनिमल। लेकिन अगर आप फर्दर बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल में आपके पास जाइगोट, देन 2 सेल स्टेज, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पिडो स्टेज और देन लास्ट प्लांट में आएगी। तो ये चीजें आपने बेसिकली याद रखनी है कि इनकी स्टेजेस क्या है ना। बाकी भी बातें तो हमने डिस्कस की हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो जो हमने मेन बातें डिस्कस की हैं, पर मेन बातें यही इसमें अंदर है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कि सम की कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें बेसिक जो हमारे पास चीजें आ रही थी वो हमारे पास क्या थी बेटा। इसमें हमारे पास ग्रोथ, देन कमिटमेंट, देन डिफरेंशिएशन और देन मॉर्फोजेनेसिस। मतलब हमने डेवलपमेंट की जब बात स्टार्ट की तो उसके अंदर बेसिक ही 4 पॉइंट आते हैं: ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस। तो ग्रोथ इट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो आपकी एक ब्रॉड टर्म है, और डेवलपमेंट के अंदर आपका वर्ड आ रहा है ग्रोथ, राइट। ग्रोथ के बाद कमिटमेंट, फिर डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ क्या थी उसको हमने अलग अलग फेजेस में कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो अगर हम देखें तो ग्रोथ में नॉर्मली हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास जो साइज, सेल का साइज जो इंप्रूव हो रहा होता है, वो भी दो तरीके से हो सकता है। या तो फिर आप सेल डिवाइड कर रही है या सेल एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर हम एनिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस जो आपकी सेल ग्रोथ होती है उसमें क्या है कि सेल डिवाइड तो कर रही है बट सेल में इलोंगेशन नहीं हो रही, राइट, इन अर्ली स्टेजेस। तो ये हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने बात की थी प्लांट डेवलपमेंट में। दोनों के, एनिमल और प्लांट डेवलपमेंट में, दोनों मेन डिफरेंस क्या है जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा कि जो एनिमल डेवलपमेंट है वो तो कैसा है बेटा, फिक्स है। बट अगर हम प्लांट डेवलपमेंट की बात करें तो वो कैसा होता है, अनकंडीशनल है और अनलिमिटेड है ना। ये बेसिक बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बेटा हमने बात की थी ग्रोथ के टाइप की। तो पहली जो टाइप थी वो थी आइसोमेट्रिक ग्रोथ, जिसमें क्या होता है जब भी डिवीजन होगा तो जो भी आपके पास डॉटर सेल आपको रिसीव होने वाली है वो सारी की सारी साइज में इक्वल होती हैं, तो उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। देन हम बात की थी एलोमेट्रिक ग्रोथ। इसमें क्या होगा जब भी जाइगोट से फर्दर डिवीजन चलेगा उसमें जो आपको सेल रिसीव होने वाली है उनका साइज डिफरेंट है। लाइक यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, मीजोमेयर, मैक्रोमेयर और माइक्रोमेयर। देन डिटरमिनेट ग्रोथ में हमने बात की थी कि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट वन स्टेज रीच। जैसे आपको एक पर्टिकुलर स्टेज रीच, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ का एग्जांपल लेता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लेंथ एक फैक्टर है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। तो ऐसी ग्रोथ को हम किसमें इंक्लूड करते हैं बेटा, डिटरमिनेट ग्रोथ में। नेक्स्ट मैं बात करूं अनडिटरमिनेट ग्रोथ, इसमें होता है कि थ्रू आउट लाइफ, लाइक प्लांट और इनवर्टिब्रेट्स। तो एग्जाम्पल और सारी चीजों को मैं बस आप इसको मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको एक बार आप दोबारा से प्रीवियस लेक्चर में से देख लें। नेक्स्ट मैं बात की थी मैंने, हमारे पास नेक्स्ट जो डेवलपमेंट के अंदर कैटेगरी आ रही थी कमिटमेंट। और कमिटमेंट में हम क्या बात कर रहे थे कि आपके सेल को, फेट को फिक्स किया जा रहा है कि फर्दर, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मेरे पास मेरा जाइगोट है और जाइगोट के बाद जैसे ही वो अपने 8 सेल मॉरुला स्टेज तक आएगा उसमें कितनी सेल हो जाएंगी बेटा, टोटल आपके पास 8 सेल हो जाती है, राइट। अब ये 8 की 8 सेल जानती हैं कि भाई पूरी होल बॉडी की फॉर्मेशन कैसे करनी है, राइट। इनको, इनके अंदर अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया आपने, तो मींस इनको कमिटमेंट अभी कमिट नहीं किया इनको कि आपने इन्होंने फर्दर लाइफ में क्या करना है। हर एक सेल को पता है, हर एक इंडिविजुअल सेल जानती है पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करना। बट इस फर्दर 8 सेल स्टेज के बाद हम इसका कर देते हैं बेटा क्या, कमिटमेंट। क्या करेंगे बेटा,
अब ये फॉर एग्जांपल ये सेल मेरी आईज बनाएगी, ये लेग्स की हेल्प करेगी, ये आपकी इंटेस्टाइन बनाएगी, ये आपका हार्ट बनाएगी। तो जब फर्दर आप इनके फेट को फिक्स करना शुरू कर दो तो उस प्रोसेस को या उस स्टेप को क्या बोलते हो डेवलपमेंट की? कमिटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कमिटमेंट, राइट। उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही आपने कमिटमेंट की थी तो सेल आपस में कैसे हो जाएगी? डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक सेल अलग होगी आपकी, है ना, आपकी हिपैटिक सेल अलग होगी, एक्नी सेल्स अलग होगी, मसल सेल्स अलग होगी, तो उसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, राइट। और लास्ट में आपके पास आ जाता है बेटा मॉर्फोजेनेसिस। तो जैसे ही ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो लास्ट में आपकी मॉर्फोजेनेसिस में होता है आपकी जो स्ट्रक्चर है, टोटल बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशन। तो शेपिंग ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन इन 3D ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? मॉर्फोजेनेसिस। इतनी बात हमने डिस्कस करी थी। बाद में हमने बात की थी फेट मैप। फेट मैप क्या होता है? इसमें हमने नॉर्मली जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो अपने एम्ब्रियो को। फॉर एग्जांपल मेरा एक जाइगोट है और उसके अंदर हम उसकी गैस्ट्रुलर स्टेज तक आ गए हैं। तो गैस्ट्रुला के बाद किस पार्ट से क्या क्या चीजें बनने वाली हैं इन फ्यूचर, उस चीज को रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फेट मैप। ये सारी डिस्कस कर लिया था हमने। आगे देखते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने और डिस्कस किया था कि भाई इसमें कौन कौन सी टेक्निक है। तो पहली एक होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग, कि आपका एम्ब्रियो ही कैसा है, पिगमेंटेड है, वो शो कर रहा है कि मेरी कौन सी सेल क्या बनाएंगी। दूसरी टेक्निक की बात की थी डाई मार्किंग। आप कुछ ऐसे यूजफुल डाइज का यूज करो, बट ऐसी डाइज होनी चाहिए जिससे आपके जाइगोट की या एम्ब्रियो की डेथ ना हो। तो लेकिन ये जो डाई मेकर अगर जो यूज करते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे फर्दर सक्सेसिव जो डिवीजन होते चले जाएंगे उसमें आपकी डाइज का जो इफेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे लो होता जाएगा। फिर आपको जो रिजल्ट है, जो आपका फेट मैप का जो डिजाइन है वो प्रॉपर आपको विजिबल नहीं होगा, राइट। तो ये सबसे इसके एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये भी है कि जब आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे कौन सी सेल क्या बना रही है ना। तो ये भी आपके लिए यूजफुल ऑफ द फ्लो। फिर हमने फ्लोरेसेंट डाई यूज करना शुरू कर दिया जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, उस डाई का नाम बताओ। तो उसका नाम क्या था बेटा? फ्लोरोजीन कंजुगेटेड डेक्स्ट्रॉन। ये आपके पास डाई है जिसका थोड़ा सा हल्का सा अमाउंट भी अगर प्रेजेंट होगा उस सक्सेसिव जनरेशन के अंदर तो वो आपको जो फ्लोरिसेंस है वो आपको शो करेगी, राइट। जैसे आप उसके ऊपर यूवी लाइट ऐड करोगे उसके ऊपर तो बॉडी उसकी इमिट करेगी। तो ये चीजें हमने कुछ डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट आगे हमने बात की थी कुछ फ्लोरेसेंट डाइज थी जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने बात की परमानेंट लेबलिंग की, है ना। तो उसमें हमने परमानेंट लेबलिंग के अंदर हमने काइमराज एम्ब्रियो की बात करी थी। और जो काइमेरिक एम्ब्रियोज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ काइमेरिक एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक एम्ब्रियो है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 32 सेल्स आपके पास अवेलेबल है। मैंने क्या किया, सेंटर की सेल्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। सेंटर की सेल्स को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैंने यहाँ की सेल को रिमूव कर दिया और इस पोजीशन पे मैंने किसी अदर एम्ब्रियो के जो उससे कैसे बेटा उससे रिलेटेड स्पीशीज का है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इस चीज में एक चीज याद रखना, पूछता है कि आप काइमेरिक एम्ब्रियो किस टाइप का बनाते हो। तो उसका मतलब होता है कि जो कैसा हो, फाइलोजेनेटिकली तो कैसा हो, क्लोज हो, बट इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट हो वो। इस चीज को मैंने याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि काइमेरिक एम्ब्रियो क्या एम्ब्रियो होता है, तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो एम्ब्रियो है, एक एम्ब्रियो ये है और इसके पास सेल्स है। मैंने इसकी कुछ सेल्स ऐड कर दी अपने पुराने वाले एम्ब्रियो के अंदर जहां से मैंने रिमूव की थी। अब मैंने क्या किया, अपने पुराने वाले एम्ब्रियो में से एक, मतलब दो एम्ब्रियो मेरे पास अलग अलग स्पीशीज की, याद रखना, पर वो स्पीशीज रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे चिक और क्विल, ये दो मेरे पास है जो दोनों बर्ड्स कैटेगरी के इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है। मैंने चिक और क्विल दो मेरे पास बर्ड है, उन दोनों की मैंने क्या किया है, एम्ब्रियोज लिए और चिक में से क्विल के अंदर डाल दिया या क्विल में से चिक, एक ही बात है। मतलब मैं किसी एक की सेल्स को पिक करके दूसरे के एम्ब्रियो में फिट कर दूं, है ना। तो इस टाइप का जब मेरे पास एम्ब्रियो बन के आएगा उसको फिर मैं क्या नाम दूंगा बेटा, काइमेरिक एम्ब्रियो या मोजैक एम्ब्रियो। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे थे हमारे पास कैसे आप बनाते हो, ये सारी आपके पास एग्जाम्पल थे, है ना। और आगे देखते हैं हम जहां से हमने आज स्टार्ट करना है अपना टॉपिक। फिर हमने बात की थी कि ट्रांसजेनिक डीएनए काइमराज, इसमें हम क्या करते हैं, जीएफपी जीन वाला एक प्रोटीन ऐड कर देते हैं। तो वो भी फिर आपको लाइट इमिट करता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा हुआ है कि मेरे पास एक फ्रॉक का अर्ली एम्ब्रियो है और उसके अंदर मैं इस तरीके से जीएफपी जीन ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे फिर हमारी नेक्स्ट हमारे पास बात आ गई थी कमिटमेंट की। तो कमिटमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ए और बी सेल है, जैसे लिखा हुआ ना ए और बी,
ये एक जैसी है, इनको पता है कि पूरी बॉडी कैसे बनाते हैं, लेकिन जब मैं इनको सेपरेट कर दूं, मतलब ए सेल जो है वो ए लाइनेज में चली गई और जो आपकी बी सेल है वो बी लाइनेज में चली गई, मतलब कल को जाके आपकी मतलब जब अभी तक आप इस स्टेज पर हो तो ये स्टेज है इक्वल पोटेंसी वाली, यहाँ पर आपकी जो पोटेंसी है मतलब उन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है इस लेवल पर। लेकिन जैसे आप इससे फर्दर आगे चले गए, अब ये सेल आपकी कमिटमेंट होगी, मतलब ये सेल फॉर एग्जांपल मेरे लिए एंडोडर्म बनाएगी और ये वाली सेल फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक्टोडर्म बनाएगी, तो दोनों का जो फेट है वो आप कमिट कर रहे हो, उसको डिसाइड कर रहे हो, लॉक कर रहे हो उसके, है ना। तो ये इसको हम, और जैसे ही आपकी जो कमिटमेंट स्टेज आपको रिसीव हो जाती है तो वो स्टेज आपकी कैसे हो जाएगी बेटा, रिवर्सिबल, मतलब आप उसको वापस नहीं कर सकते। एक बार सेल जब कमिटमेंट में चली जाती है तो वो फिर रिवर्सिबल स्टेज में नहीं आएगी। तो ये चीजें हम देख लेते हैं। अब कमिटमेंट को भी हम फर्दर, एक आपका होता है अर्ली स्टेज स्पेसिफिकेशन और एक आपका होता है डिटर्मिनेट स्टेज। जब आप अर्ली स्टेज में होते हो तब तो आप अभी भी वापिस कर सकते हो, मतलब अभी भी आप सेल को क्या कर सकते हो बेटा, रिवर्स कर सकते हो उसकी स्टेम सेल के अंदर। बट अगर सेल आपकी कहाँ चली गई, डिटर्मिनेट स्टेज में चली गई, अपने सेकंड वाले फेज में, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल है, सेल को पहले मैंने डाला अपनी अर्ली स्टेज में यानी कि स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन के बाद वो चली गई अपने नेक्स्ट स्टेज यानी कि डिटर्मिनेट स्टेज में। अब यहां से तो सेल को आप वापस कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिकेशन स्टेज से तो आप वापस कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेट में चली गई उसके बाद आप उसको वापस नहीं ला सकते अपनी स्टेम वाली स्टेज के अंदर, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस चीज को आप, मतलब ये वैसे एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप चपाती बना रहे हो और फॉर एग्जांपल एक स्टेज है कि जैसे आपने आटा लिया और उसकी चपाती बनाई, राइट, और अभी आटे का आपने वो लिया हुआ है और बनाया, तो आपका जो चपाती है वो सीधी नहीं बनी, तो आपने क्या किया, दोबारा उसको हाथ में लिया और फिर से गोल गोल करके दोबारा से बनाने लग पड़े, वो हो सकता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अभी आप किस स्टेज पर, स्पेसिफिकेशन स्टेज पर, डिटर्मिनेट में नहीं पड़े। जैसे ही अगर आपकी चपाती बन गई, आपने उसको फुल्का बनाने लग पड़े, उसके बाद वापस नहीं आ सकता वो, है ना। फुल्का एक बार बन जाएगा, मे बी वो टेढ़ा बना है कैसे बना है, पर आप उसको दोबारा गुने हुए आटे के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है। सेम एज इट इज कि हमारे पास कमिटमेंट के अंदर दो स्टेजेस आई, एक आपका कौन सा था, स्पेसिफिकेशन, और दूसरी क्या आगे बेटा, डिटर्मिनेट स्टेज। इतनी बात हम डिस्कस कर ली थी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी, ये सारे उसी के एग्जाम्पल थे। ऑटोनोमस हो गया था हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया था। आगे देखते हैं, आज जो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्पेसिफिकेशन कहाँ तक चलता है, तो ये चलता है अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज, है ना। मतलब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि आप अपने प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेशन स्टेज पे जब आप पहुंच जाओगे तो होगा नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्पेसिफिकेशन कहाँ तक चलता है, अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज, है ना। ये चीज आपने रिमाइंड रखनी है कि भाई आपके पास पहले जाइगोट था, जाइगोट से आप कहाँ तक आ गए बेटा, ब्लास्टुला स्टेज तक आ गए, और ब्लास्टुला स्टेज पर जैसे आप रीच करोगे, वो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिकेशन। ब्लास्टुला से आगे आप जब गैस्ट्रुला स्टेज पे पहुंचोगे तो इन बिटवीन यहां पर बीच में क्या हुआ है, आपका कौन सी स्टेज होगी, डिटर्मिनेशन। कौन सी होगी बेटा, मतलब अब आप वापस नहीं जा सकते। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा। अब आप इसमें वापस बैक, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज है उसमें आप सेल्स को अभी भी दोबारा से स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि भाई जाइगोट सेल कैसे कैसे, है ना, तो उसमें प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ज्यादा होती है प्रोस्पेक्टिव फेट के अंदर। जब तक आप कहाँ तक हो, अपनी मिड ब्लास्टुला स्टेज तक हो, तो वहां तक आपके क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो ज्यादा है फेट से, है ना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की हमने बात की थी। आज हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा, हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो अब हम बात करें कि हमने क्या किया है कि यहाँ हम एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब हमने कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो अलग अलग, हमने अभी पीछे काइमेरा जो आपने एक जाइगोट भी बनाया था ना, एम्ब्रियो बनाया था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास जो काइमेरिक किया जो मेरे पास था, उसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास दो टाइप के एम्ब्रियो थे जो आपस में फिजियोलॉजिकली तो कैसे थे बेटा, वो रिलेटेड थे, बट इम्यूनोलॉजिकली वो डिफरेंशिएट थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें एक मेरे पास जो एम्ब्रियो था और ये दूसरा मेरे पास एम्ब्रियो है, उसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एम्ब्रियो है, राइट, दूसरा एम्ब्रियो है, स्पीशीज रिलेटेड है, मतलब बर्ड्स है तो बर्ड्स ही हैं, दोनों बर्ड्स के हैं, फॉर एग्जांपल चिक। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मैंने इस
ये वाले एम्ब्रियो की कुछ सेल्स पिक करके यहाँ ऐड कर दी इस तरीके से। तो अब ये जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा इसको बोलूंगा मैं काइमेरिक या मोजैक एम्ब्रियो। इस टाइप के एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, मोजैक या काइमेरिक, है ना। तो इसी अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मेरे पास आया कि यहाँ पर मेरे पास एक क्या है बेटा, डोनर रीजन है, राइट, और एक मेरे पास है होस्ट रीजन, और उसके बाद मैं सेल के फेट को चेक कर रहा हूं। मैंने क्या किया बेटा, डोनर कौन होता है देने वाला, होस्ट कौन है जो रिसीव करेगा। अब मैंने क्या, डोनर के रीजन से एक्टोडर्म को पिक किया। क्लियर है। और देखो सबसे बड़ी चीज, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो यहाँ पर मेरे पास पहले वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने बात की है अर्ली गैस्ट्रुला स्पेसिफाइड सेल, मतलब मेरा जो होस्ट रीजन है, मतलब यहाँ पर हम अभी कौन से बेटा, अर्ली गैस्ट्रुला। तो जो आपको पता है जब आप अर्ली गैस्ट्रुला वाली स्टेज पे होता है, दिमाग में रखना, जब आप अर्ली गैस्ट्रुला वाली स्टेज पे, मतलब अभी आपको गैस्ट्रुला स्टेज रिसीव नहीं हुई है ना, तो उस स्टेज के ऊपर, अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज के ऊपर सेल्स कैसी होती है, स्पेसिफाइड। और स्पेसिफाइड सेल है अगर, मतलब अभी जो आपका कमिटमेंट है, हमने कमिटमेंट की बात की और कमिटमेंट में हमने बात की दो टाइप का कमिटमेंट होता है, एक होता है स्पेसिफिकेशन और दूसरा कैसे होता है, डिटर्मिनेट। स्पेसिफिकेशन में अगर आपकी सेल अभी रेंज कर रही है, स्पेसिफिकेशन फेस में है, तो आप अभी भी उसको उसका फेट चेंज कर सकते हो। बट अगर वो डिटर्मिनेट स्टेट में चली गई है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, एक डोनर रीजन से एक्टोडर्म सेल्स ली और मैंने होस्ट के अंदर डाल दी। अब होस्ट में कौन सी सेल अवेलेबल है, एंडोडर्म। तो रिजल्ट जब उसका सेल का जो फेट, फेट मतलब जो उसका फ्यूचर है, भविष्य में वो क्या बनाएगा, वो एंडोडर्म ही बनाएगी। क्लियर है सभी को, बड़ा समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला कि डोनर रीजन ने क्या किया, एक्टोडर्म सेल को ऐड किया। हमने एक्टोडर्म सेल्स को, जैसा अभी मैंने बात की ना मोजैक, मैं बना रहा था, क्या बना रहा था, जो मेरे पास मोजैक, मेरे पास जो आपका एम्ब्रियो था, मोजैक एम्ब्रियो में मैंने क्या किया, मैंने एक्टोडर्म की सेल्स को पिक करके एंडोडर्म में ऐड कर दिया। अब होस्ट जो रीजन है जिसको जिसको आप दे रहे हो, वो अभी किस स्टेज में है, वो अभी आपके कौन सी स्टेज में है बेटा, अर्ली गैस्ट्रुला स्पेसिफाइड सेल्स, वो अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में। और आपको पता है जब आप कहां पहुंचोगे, आप पहुंचोगे जब अपने, मतलब ये अर्ली है, अगर जब आप पहुंचोगे मिड गैस्ट्रुला स्टेज, अगर आपका एम्ब्रियो मिड गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंच गया है, मतलब आपकी सेल सारी की सारी डिटर्मिनेट हो गई है। बट यहां पे मैंने सिचुएशन क्या लिखी हुई है, अर्ली गैस्ट्रुला। अर्ली गैस्ट्रुला मतलब गैस्ट्रुला से आने, अभी अभी स्टार्टिंग ही हुई है, वो प्योर तरीके से अपने मिडिल पोर्शन पे नहीं पहुंचा है, गैस्ट्रुला स्टेज प्योर नहीं बन पाई अभी तक। तो उस टाइम जब आप एक्टोडर्म सेल्स को एंडोडर्म में ऐड करोगे, तो आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरे पास ये एम्ब्रियो है, दो एम्ब्रियो, मैंने यहाँ की सेल्स को पिक करके यहाँ डाला है। यहाँ की बगल वाली जो नेबरिंग सेल थी वो सारी सारी कैसी है, किस स्टेज वाली है, एंडोडर्म वाली। अब मैंने यहाँ की जो सेल उठा के यहाँ डाली है सेंटर में, वो कौन सी है, एक्टोडर्म। तो मुझे आपने ये बताना है कि अब जो एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, उसमें सारी सेल्स किस तरीके से डेवलप करेंगी, तो बेटा वो सारी की सारी कैसे बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एंडोडर्म। क्लियर है बेटा सभी को, आशीष समझ में आया बेटा, महिमा समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। नेहा मैम समझ में आ रहा है मैम। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके मैम, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट वही बात। अब मैंने कहा, अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि भाई आप बस, आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेज में है। अब यहाँ हमें पता है भाई कि यहाँ जो मेरा एम्ब्रियो है वो किस किस स्टेज में, अर्ली गैस्ट्रुला। तो सेम, पहले मैंने एक्टोडर्म ऐड की, तो भी वो वही रहेगा जो जिस स्टेज में आपका गैस्ट्रुला है, एक्टोडर्म ही रहेगी। मैंने एक्टोडर्म ऐड की, तो भी क्या बना रहा है वो, मेसोडर्म। मैंने एक्टोडर्म फिर ऐड की न्यूरॉन के अंदर, तो भी क्या बना रहा है, न्यूरॉन। मैंने एक्टोडर्म ऐड की नोटोकॉर्ड में, तो भी क्या बना रहा है वो, नोटोकॉर्ड। मतलब जो आपका होस्ट जिस स्टेज में, तो होस्ट अभी इस स्टेज में, तो वो वही चीजें बनाएगा जो जिस स्टेज में उसकी ये वाली सेल्स है, राइट, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब क्या हो गया, अब देखो आप नेक्स्ट स्टेज में देखो, अब मेरा जो एम्ब्रियो है वो है अपनी किस स्टेज में बेटा, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, जो मेरा गैस्ट्रुला है वो अपनी किस किस स्टेज में, लेट गैस्ट्रुला स्टेज में। अब जब लेट गैस्ट्रुला स्टेज में होगा, तो अब वो क्या होगा कि जब ये वाली सेल्स आपकी किस, अब ये लेट गैस्ट्रुला है, अब जब मैं एक्टोडर्म को यहाँ ऐड कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है आपको, एक्टोडर्म।
न्यूरॉन को ऐड कर रहा हूं तो न्यूरॉन ही मिल रहा है, एंडोडर्म को ऐड कर रहा हूं तो एंडोडर्म ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो सेल्स हैं ये चली जा चुकी हैं अपने लेट गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। क्लियर है? मतलब अब ये अपना चेंज नहीं करेंगी जो भी, क्योंकि ये डिटर्मिनेट हो चुकी है। पहले वो स्पेसिफिकेशन में थी तो आप उनको चेंज कर पा रहे थे, लेकिन अब ये अपनी फाइनल स्टेज में चली गई। मतलब ये एक्टोडर्म है तो थ्रू आउट लाइफ ये सेल एक्टोडर्म ही बनाएगी। इसको मतलब नहीं है मेरी नेबरी सेल क्या कर रही है ना। जैसे हमने वो इफेक्ट पढ़े थे पैराजस्टाक्राइन और जो पैराक्राइन जो हमारा इफेक्ट होता है ना, जो नेबरिंग सेल जो सिक्रीट करती है उसकी वजह से हो रहा था ये वाला। ये रीजन देखेंगे हम कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पर मैंने बात की कि मेरी एक्टोडर्म सेल है, एक मेरा न्यूरॉन सेल है, तो ये न्यूरॉन में रह रही है, ये एंडोडर्म है तो एंडो, तो ये आगे चाहे कहीं भी इसको ऐड कर दो ये वही बनाएगी जिस स्टेज में ये अवेलेबल है। तो मेरा ये स्टेज कौन सी है? लेट गैस्ट्रुला। मतलब आप गैस्ट्रुला को पूरी बना चुके हो, या फिर आप कह सकते हो मेरी स्टेज कौन सी है? डिटर्मिनेशन सेल। ये कैसी सेल है बेटा? डिटर्मिनेशन है। और इस स्टेज के ऊपर आपकी जो सेल्स है वो कैसी होती है बेटा? इरिवर्सिबल। कैसी होती है? इरिवर्सिबल, राइट। तो ये हो गया आपका अर्ली गैस्ट्रुला और ये आपका हो गया बेटा लेट। तो मतलब अर्ली गैस्ट्रुला के ऊपर एक और क्वेश्चन यहां से निकलता है, आपकी जो पोटेंशी है वो जो पोटेंसी है वो किसके इक्वल है बेटा? फेट के। जो आपकी पोटेंसी मतलब जो काम करने का जो आपकी पावर है, मतलब जो एम्ब्रियो की, वो किसके? उसके इक्वल है, फेट के। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में, वहां पर पोटेंसी इज इक्वल टू फेट। जो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है ना, जिसको दोबारा से समझ नहीं आ रहा है उसको पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब जब आप लेट गैस्ट्रुलर स्टेज पर होगे तब आपकी जो पोटेंसी है वो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल होगी। क्लियर है? लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज में, तो वहां पर क्या है कि मेरा जो प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंसी है वो ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट। क्योंकि यहां पर फेट मतलब भविष्य में जो बनने वाला है, तो भविष्य में जो बनने वाला है वो कमिट नहीं हुआ है, वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वो कम है किससे? आपके इससे, है ना। तो पोटेंसी मेरी ज्यादा है, मतलब मेरी एक्टोडर्म जो अब इसका जो जैसे तो हमें तो पता था ये एक्टोडर्म है, लेकिन ये एक्टोडर्म नहीं बना पा रही, ये क्या बना रही है? एंडोडर्म। तो मतलब इसकी जो पोटेंसी है वो ज्यादा है उसके फेट से। मतलब इसका फेट तो था एक्टोडर्म, को एक्टोडर्म बनाना चाहिए था, लेकिन एक्टोडर्म तो ये बना नहीं पाई, तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी। पोटेंसी मतलब जो बगल वाली सेल है उनकी पोटेंशियल की वजह से ये अपना नहीं बता पाई। लेकिन अगर मैं दूसरी स्टेज पर जा रहा हूं, जब मेरा लेट गैस्ट्रुला में चला गया, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर जो मेरा फेट है और जो मेरी पोटेंसी दोनों इक्वल होगी, राइट। तो यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। तो यहाँ पर मेरी जो पोटेंसी है और जो मेरा फेट है वो इक्वल होगी, राइट। तो ये बात समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया सभी को? समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बेटा सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन, राइट। और इसमें क्या हो रहा है? मेनली अकर पहली बात तो उसका हमें ये पता होना चाहिए सिंसेशियल जो स्पेसिफिकेशन है वो आपकी कहाँ हो रही है। इससे पहले हमने सेकंड वाला पहले वाला हमने पॉइंट किया था बेटा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कौन सा किया था बेटा? कंडीशनल। और उससे पहले हम बात कर रहे थे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की, राइट। तो हमने बात की आगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल के बाद हम बात कर रहे हैं सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा ड्रोसोफिला को स्टडी करेंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान लगा के थोड़ा कंसंट्रेशन से आपने देखना है। तो जो आपका सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन है बेटा उसके अंदर क्या है? पहली बात तो ये चीज याद रखो कि ये आपको दिखता कहाँ है, मिलता कहाँ है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें मिल रहा है ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला ये मतलब ये कैटेगरी कौन सी होगी बेटा? इंसेक्ट। हमारी क्लास कौन सी है? ये इंसेक्टा। और इंसेक्टा के अंदर कौन होता है? ड्रोसोफिला। और ये चीज याद रखना, जो ड्रोसोफिला है वो एक्चुअल में आपके जेनेटिक्स का हीरो है। मतलब हीरो इन द सेंस कि जितनी भी जेनेटिकल जो भी आपकी रिसर्च हुई है वो सारी की सारी ड्रोसोफिला के ऊपर हुई है, राइट। और दूसरी बात, एम्ब्रियो जो आप ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो आप कर रहे हो, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हो ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दूसरा नाम क्या उसका? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी की जो मैक्सिमम जो जितनी भी डिस्कवरीज हुई है या जितनी भी रिसर्च हुई है वो किसके ऊपर हुई है? ड्रोसोफिला। और जेनेटिक्स की भी, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है, क्या होता है ये सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। इंटरेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रायर टू सेलुलाइजेशन ऑफ द ब्लास्टोडर्म, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या मतलब ये बोल रहा है कि यहां पर क्या है हमारे पास? उसने कहा कि इंटरेक्शन बिटवीन दी साइटोप्लाज्मिक रीजन्स प्रायर टू सेलुलाइजेशन। मतलब सेलुलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जैसे मेरे पास कोई एक सेल है, अब इस सेल में क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, राइट।
तो वो कहता है कि इस सेल का आगे फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड करने से पहले, तो उसको तो बोलोगे सेलुलराइजेशन, मतलब एक सेल से ज्यादा सेल बनती है तो उसको क्या बोलते हो, सेलुलराइजेशन, है ना। लेकिन वो कहता है इससे पहले जो उसका साइटोप्लाज्मिक रीजन है, प्रायर टू, क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन दी साइटोप्लाज्मिक रीजन्स, प्रायर टू मतलब प्रायर से मतलब उससे पहले, किससे पहले, सेलुलराइजेशन होने से पहले ऑफ द ब्लास्टोडर्म। क्लियर है। मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहां पर बहुत सारे आपके पास क्या मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, कुछ फैक्टर्स आपके पास पहले, मैंने आपको पहले बोला है कि जैसे आप जब आप रन करोगे एक जाइगोट से आप आओगे गैस्ट्रुला स्टेज तक, तो स्टार्टिंग में मतलब आपकी जाइगोट से आपके कहां तक, जब तक आप पहुंचते हो अपने मोरुला तक, आपकी क्या क्या कौन से जीन आपके एक्सप्रेस होते हैं, जाइगोटिक जीन। कौन से होते हैं बेटा, जाइगोटिक, है ना, ये चीज को आपने याद रखना है। जब कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे बेटा, जाइगोटिक, और उसके बाद फिर आपके जो एम्ब्रियोनल जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होंगे। इस चीज को, ये क्वेश्चन भी निकलता है कि जब जाइगोट से आप रन करते हो अपनी मोरुला और ब्लास्टुला स्टेज तक, तो आपके कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं बेटा, ओनली कौन से बेटा, जाइगोटिक जीन। बट जब आप आगे चलोगे देन फिर आपके कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे, एम्ब्रियोनल जीन्स, राइट। इन चीजों को आप याद रखना, तो इसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहां पर हम बात करें कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होने वाली है वो किनके बीच में हो रही है, साइटोप्लाज्मिक रीजन्स के बीच में हो रही है। मतलब मेरे पास ये एक जैसे मेरे पास एक सिंगल सेल है, अब इसमें यहाँ पर कौन से सब्सटेंस पड़े हैं, यहाँ पर कौन से हैं, है ना, यहाँ पर कौन से इंटीग्रेंट्स पड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या होने वाली है, इंटरेक्शन। कब, प्रायर टू सेल, उसका एक सेल का मल्टी सेलुलर में उस पर्टिकुलर सेल का फर्दर डिवीजन होने से पहले उनके बीच में जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो आपस में क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी, तो उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन्स, राइट। और कब, उसके सेलुलाइजेशन होने से पहले। और क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते क्या है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो क्या होते हैं आपकी, अब इसको और थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे चलेंगे। मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट। अभी क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस क्या करता है, उसके पास क्या होते हैं, सारे के सारे जीन्स है, तो जीन से वो क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो क्या बनाएंगे आगे, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स, है ना। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स मतलब कि जो कल को आपको सेल के शेप, डिजाइन, उसके ऑर्गेनिल्स बना के देगा। ये सारी चीज हम देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास, जैसे मैंने ये योक लिया है, ये सॉरी मैंने एक एम्ब्रियो लिया है, इसका ड्रोसोफिला का। तो ड्रोसोफिला का मेरे पास क्या है बेटा, एम्ब्रियो है, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या लिया है, जाइगोट, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। एक चीज और याद रखना, कोई अगर आपसे पूछता है जाइगोट में एक्चुअल में क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। क्या है बेटा, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। इस चीज को आप याद रखना कि अगर जब कभी, जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास एक जाइगोट है, और जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है आपको पता है, सिंपली कि भाई जब आपका अपोजिट सेक्स के गैमीट आपस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो हमें ये रिजल्ट में क्या मिल जाता है, हमें मिलता है जाइगोट। अब उस जाइगोट को आप अलग अलग नाम से बुला सकते हो, उसको जाइगोट बोल सकते हो, उसको आप फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हो, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको क्या बोलते हैं, वैसे नॉर्मली एम्ब्रियो आपके दिमाग में आता है तो आप क्या बोलते हो कि एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो एक्चुअल में क्या होता है, मल्टी सेलुलर। आपके दिमाग में ये आता है कि नॉर्मल जो फीटस है या जो मदर के यूट्रस में जो जिसकी फॉर्मेशन चल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आप उसको क्या बोल रहे हो बेटा, एम्ब्रियो बोल रहे हो, है ना, जो मल्टी सेलुलर है। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको अगर आप वो अपनी सिंगल सेल स्टेज, यूनिसेलुलर स्टेज पर है, यानी कि वो अभी जाइगोट वाली स्टेज पर है, तो आप उसको क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पर जाइगोट लिया है, और ड्रोसोफिला के जाइगोट के अंदर हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, योग। क्या प्रेजेंट होता है, योग। और कैसा योग है वो, सेंट्रली लोकेटेड, मतलब वो सेंटर में लोकेट है उसकी। और याद रखना, जितना ज्यादा योग होगा उतना अच्छे से आपकी क्लीवेज वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। मैंने आपको क्लीवेज बताया हुआ है, क्या होता है क्लीवेज। क्लीवेज भी क्या होता है, जाइगोट से लेके कहां तक होता है बेटा, ब्लास्टुला स्टेज तक जो भी डिवीजन सेल करती है उसको क्या बोलते हो, क्लीवेज। मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो। तो बार बार हम चीजों को रिपीट करेंगे, टाइम हमारा बेकार हो जाएगा ना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक जो डिवीजन चलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज। और ब्लास्टुला से फर्दर जब तक आपकी डेथ नहीं होती, आगे जितने भी डिवीजन है ना, ब्लास्टुला के बाद जितने भी आगे डिवीजन होंगे सेल के, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
नॉर्मल डिवीजन, और डिवीजन फिर फर्दर टू पर टाइप का हो जाता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस हमेशा कहाँ होगा? हमेशा आपकी जर्मिनल सेल में, गैमेटिक सेल के अंदर। और जो माइटोसिस है वो आपका कहाँ होगा बेटा? हमेशा नॉर्मल बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स है, बॉडी में दो ही टाइप की सेल होती है, याद रखना। बॉडी के अंदर हमेशा दो टाइप की सेल्स मिलती है, एक होती है सोमैटिक और दूसरी होती है गैमेटिक या जर्म सेल्स। जो सोमैटिक है यानी वो पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कर रही है, उसमें हमेशा क्या होगा? माइटोसिस। लेकिन जो आपकी जर्म सेल है, या राइट, जिनसे क्या बनने वाले हैं? गैमीट। फर्दर मेल के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनने वाले हैं? ओवम। तो उनकी फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन सेल यूज करने वाली है, जो जर्म सेल जो डिवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इतनी बातें पता है। लेकिन हाँ, जाइगोट से लेके ब्लास्टोला स्टेज तक जो डिवीजन चलेगा उसको आप क्या नाम दोगे? क्लीवेज। क्या बोलोगे बेटा? क्लीवेज। तो ये बात हमने डिस्कस की हुई है पहले भी। अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कि जैसे मैंने बात की, यहां पर हम बात करें कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो आपका जाइगोट है ड्रोसोफिला का, उसके सेंटर में क्या है बेटा? योग है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? जब योग होता है ना बेटा, तो या वहां पर जो सेल डिवीजन चलता है वो ढंग से नहीं हो पाता, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ मैंने, सेल डिवीजन इज नॉट कंप्लीट, देर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस। दो टाइप, एक होता है बेटा साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। तो कहते हैं यहाँ पर जो, जब आपके पास देखो, ये मेरे पास एक जाइगोट है, और जाइगोट के सेंटर में सेंट्रली लोकेटेड मेरे पास क्या है बेटा? सेंट्रली लोकेटेड मेरे पास है, क्या है? योग। योग क्या होता है? ये आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल करता है। योग उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, एग के अंदर, जहां पर वो अपनी मदर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब हम अब अगर अपनी बात करते हैं, या ह्यूमन कैटेगरी, मैमेलिया कैटेगरी की अगर हम बात करें, इवन की बाकी कुछ और भी, जैसे आप अगर आप रेप्टाइल्स में जाओ तो वहां पे एक्सेप्शन आपके पास क्रोकोडाइल। बाकी सारे तो कैसे होते हैं? ओवीपेरस। हम कैसे हैं? विविपेरस। विविपेरस सिचुएशन क्या सिचुएशन होती है? जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो डायरेक्ट कनेक्ट करता है अपनी मदर के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। एक एम्बिगल कॉर्ड होती है जिसकी हेल्प से आपका जो बेबी है वो कनेक्ट है अपनी मदर के साथ, और वो सारी की सारी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल कर रहा है, राइट। जिससे उसको ऑक्सीजन, उसको फूड, वो सब मिल रहा है। और उसकी जो बॉडी मेटाबोलाइज करके जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, वो उसी एम्बिगल कॉर्ड से मदर के पास वापस चला जाता है और उसकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास तो है ही नहीं एम्बिगल कॉर्ड, तो वो कैसे अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल करेंगे? तब नेचर ने क्या किया? उनके अंदर क्या डाल दिया बेटा? योग। क्या ऐड कर दिया बेटा? योग, राइट। अब जब योग उसके अंदर ऐड किया, जब योग आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो योग क्या करेगा? स्पेस अपना कवर करेगा। तो यहाँ पर वो सेंटर में आपका क्या आ रहा है? योग आ रहा है। तो योग की लोकेशन सेंटर में होने से वजह से आपका जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, कैरियोकाइनेसिस यहाँ होता रहेगा, लेकिन जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। सेल्स कुछ छोटी बनेंगी, कुछ बड़ी बनेंगी, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ साइटोकाइनेसिस तो नहीं हो पा रही, लेकिन क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर आपका कैरियोकाइनेसिस प्रॉपर चल रहा है। मतलब जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, पर सेल डिवाइड नहीं कर पा रही। तो उसी सिचुएशन को बेटा क्या बोलते हैं? सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हो? मतलब कि बात क्या हुई? नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपकी सेल डिवाइड करती है तो फर्दर टू सेल्स बनाती है। इसके पास एक न्यूक्लियस था, तो यहां भी एक न्यूक्लियस आ गया, और इधर भी न्यूक्लियस आ गया। तो यहां पर पहले क्या हुआ होगा? अगर इस नॉर्मल सेल की बात करो तो पहले यहां पर क्या हुआ होगा? कैरियोकाइनेसिस। पहले हमेशा देखना, जब भी सेल डिवाइड करने लगती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 से 2 बन जाएंगे, उसके बाद फिर फर्दर सेल डिवाइड करेगी तो आपको 2 सेल मिल जाती है। तो पहले होता है साइटोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस, देन होता है कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ऐसी सेल जिसके पास बहुत ज्यादा योग पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? उसमें उसका साइटोकाइनेसिस ढंग से नहीं होगा, राइट। तो सेल एक ही रह रही है, सिंगल ही रह रही है, और उसमें क्या हो रहे हैं फर्दर? कैरियोकाइनेसिस। मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब किसी सेल के अंदर सेल एक ही है और न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सिंसेंशियल कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंसेंशियल कंडीशन। समझ आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके मैम, ओके 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 बेटा। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास, कि जब आपकी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म उसका डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट होता तो सेल 1 से 2 हो जाती। तो
कैरी साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुई, मतलब सेल डिवाइड नहीं हुई, बट न्यूक्लियस तो कर रहा है फर्दर। तो न्यूक्लियस क्या हो गया वहां पे, एक से ज्यादा हो गया। जब किसी सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस अवेलेबल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। तो लेकिन ये सिचुएशन, ये फिनोमेना, ये प्रोसेस या ये स्टेज, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। क्या बोलोगे, सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन, राइट। बस यही हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जाइगोट सॉरी सेल डिवीजन इज नॉट कंप्लीट, देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ओनली क्या अवेलेबल आपके पास, कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट है, कब तक, अप टू 13 न्यूक्लियर डिवीजन। ये चीज याद रखनी है कि डिवीजन होंगे कितने, वो भी आपको याद होना चाहिए कि फर्दर आप डिवीजन तो कर रहे हो, पर वो कितने होंगे, मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा कितने बनेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन जो कितने हैं, 13 होंगे। कितने होंगे बेटा, 13। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उससे दो न्यूक्लियस बन गए, फर्दर ये दो न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये भी फर्दर दो न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो हमने ये स्टेज, ये वाली स्टेज काउंट करनी है। ये चीज याद रखना कि डिवीजन किस में काउंट कर रहे हो। एक तो ये हो गया नंबर 1 है, ये नंबर 2, इस तरीके से आगे फिर डिवाइड करेगा तो नंबर 3। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो कितने कितने स्टेप चलेंगे, मतलब डिवीजन के 1 2 ऐसे हमारे पास चलेंगे 13 न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। मतलब न्यूक्लियस तो आपका डिवाइड कर रहा है, पर डिवीजन का नंबर कितना होगा, कितने न्यूक्लियस आगे अपने न्यूक्लियर डिवीजन को यूज करेंगे, तो 13। कितने होंगे बेटा, ये मत सोचना कि मैं न्यूक्लियस का नंबर बता रहा हूं कि कितने न्यूक्लियस बने, वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि डिवीजन, जैसे एक न्यूक्लियस उसने डिवीजन किया तो ये पहला स्टेप हो गया, मतलब पहला न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। फिर आपके बना दूसरा वाला, तो फिर वो आगे फिर डिवाइड करेगा, तो वो हो गया दूसरा। ऐसे करते फिर न्यूक्लियस बनेगा, फिर अगला। तो इस तरीके से ये जो डिवीजन के जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो स्टेप आ रहे हैं, वो फर्दर कितने होंगे, 13। कितने होंगे बेटा, 13। तो इससे इससे क्या मतलब है, उसने यहाँ मैंने ये बॉक्स में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, विद इन अ सिंगल सेल मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट। और इस सिचुएशन को आप क्या नाम दोगे बेटा, सिंसेंशियल कंडीशन। क्या बोलोगे बेटा, सिंसेंशियल कंडीशन। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आगे फर्दर कि मेरे पास बेटा क्या है, टोटल मेरे पास हो। अब आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि टोटल न्यूक्लियस कितने बने, उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो वो कहता है कि अब मेरे पास टोटल जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो है 13। कितने, 13 न्यूक्लियर डिवीजन हुए। तो टोटल आपके पास न्यूक्लियस कितने फॉर्म्ड हुए, उसके लिए आपने क्या करना है, 2 लिखना है और उसको पावर देनी है 13 की, क्योंकि 13 आपके न्यूक्लियर डिवीजन, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जितने आप इसे करोगे आपका जो आंसर आएगा वो कितने हो गए न्यूक्लियस, वो उतने फॉर्म्ड हो गए। मतलब यहाँ पर हमारे पास इस स्टेज के ऊपर, मतलब ड्रोसोफिला का जो आपके पास आपने एग्जांपल लिया है इन केस ऑफ, जब आप बात कर रहे थे, जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन था सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई जो उसका जाइगोट होता है उसकी अंदर साइटोकाइनेसिस तो नहीं चलती प्रॉपर, क्योंकि योग होता है वहां पे, ढंग से नहीं हो पाती, पर कैरियोकाइनेसिस चल रहा था। लेकिन कैरियोकाइनेसिस जो चल रहा था वो आपका ऑलमोस्ट कहां तक चलता है, 13 स्टेज तक। कहां तक बेटा, 13 बार वो डिवाइड करता है। और टोटल हमारे पास जो न्यूक्लियस का नंबर निकल के आता है वो कितना आता है बेटा, 2 raised to power 13। मतलब आप जब 12 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उतने नंबर न्यूक्लियस आपको रिसीव हो जाएंगे। बस इतनी सी आपने चीजें याद रखनी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और आपका जो लेवल है, देखो धीरे धीरे जैसे आपकी क्लासेस इंप्रूव होती जाएंगी, आगे होती चली जाएंगी, स्टार्टिंग से क्लासेस लगाओ, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है, वाली बात समझ आ रही है। और कोई भी आपको बेसिक बात नहीं पता लग रही, फिर भी कोई बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे क्लासेस को कंटिन्यू करते जाएंगे, हमारा जो पार्ट है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो जो भी चीज आपको समझ में ना आए तो इजिली आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप नहीं बैठना आपने, राइट। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इन सिंसेंशियम। मतलब अब मैं स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन को चेकआउट कर रहा हूं ड्यूरिंग सिंसेंशियम कंडीशन के अंदर। जब मेरी सिंसेंशियम जो मेरी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर मैं देख रहा हूं क्या स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको पहले बोला है स्पेसिफिकेशन एक वो स्टेज है जो रिवर्सिबल है, बट डिटर्मिनेशन स्टेज कौन सी होती है, जो इरिवर्सिबल है। अगर आपकी कोई भी सेल अगर वो स्पेसिफिकेशन स्टेज में चली गई है तो आप उसको फर्दर उसकी मदर सेल यानी उसकी स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी सेल डिटरमाइंड हो गई है, वो डिटर्मिनेट हो चुकी है, तब आप उसको वापस नहीं ला सकते। क्लियर हो रहा है स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन को। तो ये जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा,
किसके अंदर हम देख रहे हैं अब सिंसिशियम। और सिंसिशियम सिचुएशन क्या होती है, जब आपके सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपके पास अवेलेबल हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके पास सेल हो, तो उस कंडीशन को या उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सिंसिशियम स्पेसिफिकेशन या कंडीशन, है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो कहते हैं जो स्पेसिफिकेशन है वो इंसिशियम में कब चलेगी, ड्यूरिंग दी सिंसिशियम ब्लास्टोरम। और जो डिटर्मिनेशन है वो कब चलेगी, सेलुलर ब्लास्टोरम। मतलब कि सिंसिशियम के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जब आप अभी कहाँ हो, ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोडर्म वाली स्टेज पे हो, राइट। लेकिन जो डिटर्मिनेशन स्टेज देखने को मिलेगी वो तो तभी देख सकते हो ना जब कहाँ हो आप, सेलुलर ब्लास्टोडर्म में। कहाँ बेटा, सेलुलर, मतलब आपका जो ब्लास्टोडर्म है वो आप उसके पास पहले तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले तो आपके पास न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे। ये न्यूक्लियस है, सेल नहीं है, क्या है ये, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस ये कैसे, ये आपकी कौन सी सिचुएशन है, सिंसिशियम। और इसको क्या बोल रहे हो आप, ब्लास्टोडर्म। क्या बोल रहे हो, ब्लास्टोडर्म। आगे आप जाने वाले हो सेलुलर। अब धीरे धीरे बाद में क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग अपनी अपनी इनके सेल्स बन जाएंगी इस तरीके से। ये न्यूक्लियस है, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, मतलब अपने अपने सेल में चले गए। मतलब अब अपना अपना न्यूक्लियस सबके पास अलग अलग हो गया इस तरीके से। पहले न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस बन गए, बाद में सेल डिवाइड हो गए। तो जो पहले वाली स्टेज है जहां पर सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, सेल एक ही है, तो उसको तो आप बोल रहे हो सिंसिशियम ब्लास्टोडर्म। लेकिन बाद में वो कैसा हो गया, सेलुलर ब्लास्टोडर्म। कैसा हो गया बेटा, सेलुलर। तो आप उसको देख लेते हैं। अब हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि गैप कहाँ होता है, थोड़ा सा होता है किसके बीच में, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन के बीच में। क्लियर है कि मतलब जब आप स्पेसिफिकेशन कर रहे होते हो और जब आप स्पेसिफिकेशन से जाओगे डिटर्मिनेशन में, तो बीच में हल्का सा गैप होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि जैसे स्पेसिफिकेशन चल रहा था और तुरंत कंटिन्यू ही डिटर्मिनेशन चालू हो गया ना, बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, थोड़ा सा स्पेस रहेगा। जो स्पेसिफिकेशन है वो चलता है, आपको मैंने आपको पहले बोला है, मिड ब्लास्टुला स्टेज तक। कहां तक चलता है बेटा, मिड ब्लास्टुला स्टेज। और जो आपका आगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप आएगा, और फिर जो आपकी डिटर्मिनेशन स्टेज है, स्पेसिफिकेशन के बाद जो डिटर्मिनेशन स्टेज है वो चलेगी अप टू मिड गैस्ट्रुला या लेट गैस्ट्रुला भी आप बोल सकते हो, गैस्ट्रुला स्टेज तक। वो क्या चलेगी बेटा, डिटर्मिनेशन स्टेज। यहाँ इस वाली स्टेज पर पहला जो जो आपकी पहली स्टेज जो स्टेज चली, यहाँ पर तो आप बता सकते हो कि भाई आपकी स्टेज वापस आ सकती है पुरानी वाली स्टेम सेल में, लेकिन जब डिटर्मिनेट हो जाएगी तब वापस नहीं है। आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरा जो हमने जो बात की थी कि मेरे पास क्या था बेटा, आपका एम्ब्रियो था किसका, हमने किसका लिया था। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो सेंटर में, सेंटर में ये जो डायग्राम है ये आपके पास है ड्रोसोफिला का एक कैसा बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग। कैसा बेटा, ये देख रहे हो आप, ये नीचे लिखा हुआ मैंने अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये मेरे पास एम्ब्रियो है ना। तो एम्ब्रियो, तो यहाँ जो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट होते हैं, मैंने पहले याद किया हुआ था, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट वो यहाँ फैले हुए हैं, पूरे इसमें स्प्रेड है आपकी किसके, जो आपके एग है। और वो कैसा है आपका, अनफर्टिलाइज, मतलब अभी इसके पास जो दूसरा क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी भी होती है, ये भी चीज याद रखना। अगर नॉर्मली हम बात करें, ड्रोसोफिला जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से भी डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं पार्थियोजेनेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट फर्टिलाइजेशन एग आपका डेवलप कर जाए किसी भी अपने पर्टिकुलर एडल्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं पार्थियोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें उसको नीड ही नहीं होती मेल गैमेट की। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हम तो यहाँ बात करेंगे कि फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। तो ये मेरे पास एक एग है जो अभी अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब इसके अंदर मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, है ना। तो इसमें जो उसका अगला वाला पार्ट है, सेंटर में क्या है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर, अब देखो अलग अलग सेलुलर एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो ग्रीन पार्ट में आपको दिख रहा है, अगर आपको कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप जब पीडीएफ फाइल में जाओगे तो वहां आपको पर्टिकुलर एज अ कलर दिखाई देंगे। आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना, मतलब आपको सारी क्लास का जो देखो, एक तो क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लस जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड हो रहा है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो नोट्स है ये पीडीएफ की फॉर्म में, प्योर पीडीएफ की फॉर्म में आपकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली विजिबल होगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग तो है ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर है, यहाँ पर मेरे पास जो आपके पास जो ग्रेडियंट है वो कौन सा है, बाइकॉइड एमआरएनए। आपको याद करना पड़ेगा, ये एज सच वहां पर आपको डायग्राम दिखेगा, और वो पूछेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको कौन सा ग्रेडियंट मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, मेरे को यहाँ पे कौन सा जो
ग्रेडियंट रिसीव होने वाला है। साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेडियंट मुझे कौन से डिटरमिनेंट कौन से मिल रहे हैं, बाइक्वाइड एमआरएनए। कौन सा मिल रहा है बेटा, बाइक्वाइड एमआरएनए। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये जो आपके पास ड्रोसोफिला है, इसका ये आगे वाला पार्ट ये कौन सा है, इंटीरियर रीजन। पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे बैक साइड जो है, उसे क्या बोलते हो, पोस्टीरियर रीजन। आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीरियर रीजन। पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर रीजन। जो आगे वाला हिस्सा है उसमें सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, बाइक्वाइड एमआरएनए। क्या मिल रहा है बेटा, बाइक्वाइड एमआरएनए। अब बोलोगे सर ये क्या बला है, ये क्या चीज है, ये हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में क्या है बेटा, न्यूक्लियस सिक्रीट कर रहा है ग्रेडियंट्स को। मैंने आपको बोला ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है आपके पास, आपके पास ग्रेडियंट्स होते हैं ना, ये लिखा हुआ है ऑल आर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। क्या है ये बेटा, ऑल आर, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई है सारी की सारी क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है ना। ये डिटर्मिनेंट है, सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व है, और उनको बनाया किसने, आपके न्यूक्लियस ने। किसने बनाया बेटा, न्यूक्लियस ने बनाया हुआ है। क्लियर हो जी बात। तो ये सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट है, आगे वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, बाइक्वाइड एमआरएनए। क्या मिलेगा, बाइक्वाइड एमआरएनए। पिछले वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा बेटा, नैनोज एमआरएनए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, क्या मिलेगा, नैनोज एमआरएनए। अब देखो लोकेशन बिल्कुल पर्टिकुलर है। आगे वाले हिस्से में क्या मिल रहा है, बाइक्वाइड एमआरएनए। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आपको नेट के अंदर मिलेगा कि ये जो देखो, मैंने आपको पहले सारी चीजें बताई हुई है, कितने नंबर के क्वेश्चन है, कितने पार्ट आने वाले हैं। वो पहली वाली वीडियो, इंट्रो वाली वीडियो देखो आप, उसमें आपको नॉलेज हो जाएगा कि पेपर के अंदर सेटलमेंट क्या है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं। राइट। पहला ए सेक्शन होगा, ए पार्ट में सारी रीजनिंग आती है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा पर क्वेश्चन, है ना। नेगेटिव मार्किंग वही 33.33% होता है ना। और अगर आप सेकंड में चले जाओ, तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड जो सेकंड बी पार्ट होगा, उसमें हर क्वेश्चन आपका वो सेम 2 क्वेश्चन का है। लेकिन जब आप सी पार्ट में जाओगे तो हर एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 4 मार्क्स का। राइट। और तीनों पार्ट्स के अंदर आपको चॉइस अवेलेबल है, ये मैं डिस्कस किया हुआ है, वो सारी चीज आप देख लेना। तो क्वेश्चन यहां से आपको क्या मिलेगा, तो जो बी और जो सी पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जबकि जो ए पार्ट है उसमें रीजनिंग है। जैसे बैंकिंग में जो रीजनिंग वगैरह आती है, थोड़ी टिपिकल होती है, उसको हैंडल ही नहीं करना होता है वो। उसको तो अगर आपने टच किया, मतलब आपका पेपर खराब खराब हो गया। हमने वो उसको देखना ही नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन हम देखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से देखने हैं। लेकिन मेरी आपको यही रिक्वेस्ट होगी, आपको हाँ, आपको पेपर ही नहीं आ रहा, या आप पेपर कर चुके हो और आपको मतलब अच्छे स्ट्रांग हो उस चीज में, तभी जाना उसके अंदर, ए पार्ट के अंदर। अदरवाइज आपने सिर्फ बी और सी को ही क्लियर करना है, और उसी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। राइट। तो यहाँ मेरे पास क्या है, अब मैं हम यहाँ क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, मेरे पास एम्ब्रियो है ड्रोसोफिला का, और उसमें सेंटर में आपको दिख रहा है कि जाइगो योक है, और सेंटर में कुछ चीजें जो है वो फैली हुई है, सॉरी पेरिफेरल। पेरिफेरल रीजन जो इंटीरियर वाला पार्ट है, उसमें जो हमें ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, उसमें मेरे पास क्या है, बाइक्वाइड एमआरएनए। जबकि बैक साइड में मेरे पास क्या है बेटा, नैनोज एमआरएनए। आगे क्या है, बाइक्वाइड। ये क्या बनाते हैं बॉडी के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। बस अभी ये याद रखो, आगे वाले पार्ट में एम्ब्रियो में हमें ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो मिलता है, बाइक्वाइड एमआरएनए मिलता है, जो एक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। पीछे वाले पार्ट में हमें मिलता है नैनोज एमआरएनए। क्या मिलता है बेटा, नैनोज एमआरएनए। ये कुछ बनाएंगे फ्यूचर में जाके, ये कुछ बनाने वाले हैं। मतलब ये मेरे पास फैक्टर है। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। तो ये मेरे पास मतलब डीएनए से बना होगा ना मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कल को क्या ढूंढेगा फिर, राइबोसोम, और राइबोसोम की हेल्प से वो क्या बना लेगा, प्रोटीन। तो ये आपको क्या बनाएगी, बाइकॉइड प्रोटीन। ये क्या बनाएगी, बाइकॉइड प्रोटीन। और ये क्या बनाएगा बेटा, नैनोज प्रोटीन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नैनोज एमआरएनए। ये क्या है, बाइकॉइड एमआरएनए। तो आगे वाले पार्ट में, इंटीरियर पार्ट पर क्या फैले हुए हैं, क्या स्प्रेडिंग है, किसकी स्प्रेडिंग है, बाइकॉइड एमआरएनए की। और पीछे वाले पार्ट में क्या स्प्रेड है बेटा, नैनोज एमआरएनए। क्या है बेटा, नैनोज एमआरएनए। बस याद रखना है, दिमाग में घुसेड़ लेना है, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। आगे वाले पार्ट में बाइकॉइड, पीछे वाले पार्ट में नैनोज एमआरएनए। और सेंटर वाले न्यूक्लियस के आसपास क्या चीज मिलेगा आपको, मतलब उसके भी 2 पार्ट है। मतलब जो पीछे वाला, न्यूक्लियस के पीछे वाला पार्ट, एक तो बैक, ये बिल्कुल पेरिफेरल रीजन हो गया, और थोड़ा सा उससे आगे वाला, पीछे पीछे वाले हिस्से में ही, वहां आपको मिलेगा काउडल एमआरएनए। क्या मिलेगा, काउडल। काउडल वैसे भी आपको याद रखना है, काउडल पार्ट होता है पीछे वाला, बैक वाला। जैसे आपकी काउडल फिन्स होते हैं, फिश होती है ना, फिश। फिश में जो, जैसे फिश आपकी ऐसी होती है, ये फिश होती है। ये वाले जो 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 मैंने ये वाले फिन्स बनाए हैं, कौन से वाले, ये वाले जो फिन्स है, इनको बोलते हैं लेटरल फिन्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल। लेकिन ये वाला जो फिन होता है, या यहाँ जो फिन्स हो, उनको बोलते हैं काउडल फिन। बैक मतलब आपकी बॉडी के पीछे वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं काउडल। तो उसी से हमने यहाँ पर जो नाम दिया है, क्या है, जो डिटर्मिनेंट आपके यहाँ अवेलेबल है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, काउडल एमआरएनए। क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड।
तो यहाँ मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे पास मैंने आपको जूम कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी और हो जाए। तो यहाँ मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जो आपका, जो मेरे पास आगे वाला पार्ट है ना, इंटीरियर का बिल्कुल प्रोक्सिमल पार्ट, इंटीरियर का पेरिफेरल पार्ट, उसमें तो मुझे मिल रहे हैं बाइकॉर्ड एमआरएनए। जो मेरा पोस्टीरियर पार्ट का बिल्कुल जो पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल मतलब होता है किनारा, है ना, तो जो मेरे पास पोस्टीरियर पार्ट का पेरिफेरल पार्ट है वहां मुझे मिल रहा है नैनोज एमआरएनए। जस्ट ये मेरा न्यूक्लियस है, तो अभी हम पोस्टीरियर पार्ट में ही है लेकिन पेरिफेरल नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे ये वाला जो पार्ट है उसमें हमें मिल रहा है काउडल एमआरएनए। क्या मिल रहा है बेटा, काउडल, सेम एज इट इज इंटीरियर पार्ट के पेरिफेरल से थोड़ा अंदर की तरफ। यहां मुझे क्या मिल रहा है, हंच बैक एमआरएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्या है बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। क्या है बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। तो इस वाले पार्ट में क्या मिल रहा है, बाइकॉर्ड एमआरएनए, उसी से थोड़ा सा आगे क्या मिल रहा है मुझे, हंच बैक एमआरएनए। और पीछे वाले पार्ट में मुझे दो चीजें मिल रही है, आगे वाले पार्ट में दो चीजें मिली है, सबसे आगे बाइकॉर्ड एमआरएनए, उससे पीछे हंच बैक एमआरएनए, सबसे पीछे नैनोज एमआरएनए, और थोड़ा सा उससे आगे क्या मिल रहा है, काउडल एमआरएनए। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर आ गई, ये चारों चीज समझ में आ गई, मुझे रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी सर, आगे। ओके ओके, तो आपने इन चीजों को याद रखना है कि मेरे पास बेसिकली मेरे पास क्या है, ये 4 एमआरएनए है, किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। ये बहुत बेटा ये याद रखना, ये जो ड्रोसोफिला है ना, ये आपके नेट के पेपर वालों का जो साइंटिस्ट इस पेपर को बनाते हैं ना, इस पेपर को, उनका ये फेवरेट ड्रोसोफिला उनका बहुत ही फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। तो उसमें आपने याद रखना इसमें 4 चीजों की हमने लोकेशन याद रखनी कि बाइकॉर्ड मैसेंजर आरएनए कहाँ है, काउडल कहाँ है, हंच बैक कहाँ है, और नैनोज कहाँ है। क्लियर हो गया होगा आपको? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू सर करते ये हैं। सारा अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं होगा कि मतलब फर्टिलाइज्ड वाले में भी होगा? नहीं, उसमें भी होगा, पर उसमें जैसे ही फर्टिलाइजेशन करोगे ना तो थोड़ी, क्योंकि अभी आपको पता है चीजें सर्कुलेट होना शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ वो पर्टिकुलर मतलब कोई मूवमेंट नहीं आई, अभी मूवमेंट नहीं दिख रही आपको किसी भी चीज के अंदर, है ना। पर्टिकुलर सिचुएशन है कि आपको यही मिलेगा। जैसे वो फर्टिलाइज करेगा, अभी मोस्ट नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी कुछ मूवमेंट आपको दिखाई देगी, वो क्या मूवमेंट है वो हम आगे देखते हैं। अभी देखो फर्दर, आप जस्ट आप आगे देखो, ओके सर। कंटिन्यू करो। ओके, आगे हम देखते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी स्टेज क्या आ गई कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट, राइट। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होते ही क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म सिंसिशियम कंडीशन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़े सिंसिशियम कंडीशन। तो सिंसिशियम कंडीशन क्या होती है, जब आपके पास न्यूक्लियस क्या हो, ज्यादा हो जाए, समझ आ रही बात, न्यूक्लियस आपसे एक से ज्यादा हो जाए। और सिंसिशियम कंडीशन में आपको पता है कि 13 टाइम आपका न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है कि सिंसिशियम कंडीशन के अंदर क्या होगा, 13 टाइम आपका न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा, और आपको जो न्यूक्लियस मिलने वाले हैं वो कितने मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 2⁻13। इतने आपको, मतलब आपको कितने मिल जाएंगे बेटा, 2⁻13, इतने आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस वहां अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एक एम्ब्रियो था और उसके अंदर अलग अलग पोजीशन पर आपको क्या मिल गए, अभी क्या मिले, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट मिले हैं। न्यूक्लियस ने मतलब ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस ने अपनी एक पोजीशन बना दी है, न्यूक्लियस ने अपने अंदर ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाया। सिंपल बात ये, तो आपको पता है दो चीजें होती है, आपके पास कोई भी अगर 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 किसी भी सेल ने कुछ भी बनाना है, ये न्यूक्लियस है और समझ लो ये आपकी एक सेल है, ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। यहां मेरे पास क्या है, अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए, ये मेरा डीएनए, इतनी बात हमें पता है। जब डीएनए ने सेल से कुछ काम करवाना है तो वो खुद तो बाहर आ नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, वो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से क्या बनाता है बेटा, मैसेंजर आरएनए। क्या बनाता है, एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, छोटा सा फिलामेंट होगा, छोटा सा धागा होगा, ये आपका क्या बेटा, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या हुआ, ये एमआरएनए बेटा धीरे से कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म से। समझ आ रहा है बेटा सभी को, समझ आ रहा है, रिस्पॉन्स करो मुझे। यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे जो ड्रोसोफिला है ना, उसमें हमेशा ये सेंसेशियल कंडीशन नहीं रहती है? नहीं, हाँ मिलेगी, इसी में हमें सिंथेसिस इसी में मिल रही है ना, क्योंकि तभी तो हमने पढ़ा एग्जांपल कि वो ड्रोसोफिला में सिंथेसिस कंडीशन का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन रहा है, बाकी किसी में नहीं होता, सिर्फ ड्रोसोफिला में मिल रहा है। ये मतलब ये क्या कर रहा है, एक से ज्यादा अपने अंदर क्या बना ले रहा है,
हाँ जी बोलिए मैम। तो ड्रोसोफिला हमेशा से मतलब जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो वो सेंसेशन मतलब जो फर्टिलाइज हो जाएगा उससे सेंसेशनल वो कंडीशन इसीलिए मैम होगा। वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास योक है, और योक के होने से क्या हो रहा है कि उसके योक की वजह से उसकी जो सेल है, मतलब नॉर्मल क्या होता है, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा साइट, मतलब हर एक ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी कोई सेल आपकी डिवाइड कर रही है, तो सेल जब डिवाइड करती है तो पहले क्या होता है, पहले होगा उसका न्यूक्लियस, मतलब किसी भी सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सेल है ना, सेल है, तो सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस है तो पहले वो खुद डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड होने का मतलब कि उसने क्या किया, 46 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन का है तो 46 यहाँ हो गए और 46 यहाँ हो गए, उसने डबल कॉपी कर ली, उसको बोलते हैं डिवीजन, और उस डिवीजन को बोलते हैं, अगर न्यूक्लियस ने किया तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर सेल डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं साइटो। ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देन सेल करती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ कि न्यूक्लियस के बाद सेल ने डिवाइड नहीं किया। वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसके पास योग है बहुत सारे, उसके पास योग है, योग की वजह से वो डिवाइड नहीं कर पाई, और न्यूक्लियस फर्दर करते चले गए, और न्यूक्लियस जब चलते करते चले गए डिवीजन, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए एक सिंगल सेल के अंदर, एक एम्ब्रियो के अंदर। इसलिए फिर हम उस सिचुएशन को बोल रहे हैं सिंसेशियम न्यूक्लियस, या कंडीशन, या सिचुएशन। ओके मैम, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या हुआ, उस जो एग जो अभी अनफर्टिलाइज था उसने क्या किया बेटा, फर्टिलाइजेशन करने से क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म सिंसेशियम कंडीशन आ गई। राइट, हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 8 से 9 हमारे पास क्या हो गया। अब ये जो आप देख रहे हो, मैंने आप यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेड वाले क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पहले देखो ब्लैक कलर का मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाया था, राइट, और बाकी क्या थे, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। लेकिन इस वाली सिचुएशन जैसे वो फर्टिलाइज्ड हुआ, तो अब फर्टिलाइज होते ही, मतलब फर्टिलाइज कैसे हुआ होगा, जब उसके अंदर दूसरा वो आया होगा, मतलब मेल गैमीट का न्यूक्लियस एंटर किया होगा, है ना। फिर बाद में उसने क्या किया, अब उसने अपनी सिंसेशन कंडीशन डाली, और इसके अंदर देखो अलग अलग आपके पास यहाँ पर क्या आ गए, न्यूक्लियस आ गए बहुत सारे। लेकिन अभी भी वो एक सिंगल ही है, मतलब सेल अभी भी आपकी जाइगोट फॉर्म में बैठी है, राइट, और सेंटर में क्या है, योक है, तो बस हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गए बहुत सारे। क्लियर होगी बात। अब धीरे धीरे जो मेरा बाइकॉइड जो एमआरएनए जो पहले इसी पेरिफेरल पार्ट पर था, वो धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है। देख, मार्किंग की हुई है, धीरे धीरे वो आगे मूव कर रहे हैं। जो पीछे वाला क्या था मेरे पास, पीछे वाले पोर्शन में क्या था, नैनोज एमआरएनए, वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। ये मूवमेंट चल पड़ी। तो अब इस वाले रीजन में क्या बनेगी, आगे वाले पेरिफेरल रीजन में क्या बनेगी, बाइकॉइड प्रोटीन। और पीछे वाले प्रोटीन में जो मैंने नीले कलर से आगे मैंने ग्रीन वाला पार्ट शो किया, ग्रीन कलर का पार्ट, ग्रीन कलर का माइक्रो मैंने हाइलाइटर यूज किया है, और जितने पार्ट में मैंने किया वो बने, वो उस वाले पार्ट में बनेगी बाइकॉइड प्रोटीन। पीछे वाले पार्ट में मैंने ब्लूइश कलर यूज किया, स्काई ब्लू, तो वहां बनेगी नैनोज प्रोटीन। क्या बनेगी बेटा, नैनोज प्रोटीन। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? यस सर। ओके, आगे देखो, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, धीरे धीरे अब उसका एरिया बढ़ता जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या चीज है। अब ऐसे देखो, ऐसा यहाँ तो कोई ये तो है नहीं कि कोई मतलब मेरे पास कोई दीवार है ना, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब जो 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 नैनोस प्रोटीन है वो आगे ना जाए, मतलब इस पार्ट में ना जाए, इंटीरियर पार्ट में। और ऐसा भी नहीं है कि जो मेरी बाइकॉट प्रोटीन है वो पीछे ना जाए, वो जाएगी। लेकिन जो वो हाई किस साइड होंगे, बाइकॉइड प्रोटीन ज्यादा कहां होगी, इस वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि वो यहां बन रही है, सेम एज इट इज पोस्टीरियर पार्ट पर जो नैनोस प्रोटीन है वो यहां हाई है। जब ये वो यहां हाई है तो उसके जो मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन इस पार्ट में हाई होगी, बट इस पार्ट में लो होगी, किसकी, नैनोस प्रोटीन की। यानी कि जो नैनोस प्रोटीन है वो पिछले वाले पार्ट में ज्यादा होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे वाले पार्ट में जाते जाओगे उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, आप देख रहे हो कि पीछे वाले पार्ट में, ये मैंने पिछले पूरे पार्ट को मैंने कलर किया है ब्लूइश से, और अगले वाले को मैंने कलर किया है ग्रीन पार्ट से, लाइट ग्रीन से। तो यहाँ वाले पार्ट में आपकी बाइकॉट प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, पीछे वाले पार्ट में आपकी पीछे वाली जो प्रोटीन यानी कि जो नैनोस प्रोटीन है बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे उसकी जो कंसेंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे लो होती जाएगी। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ ना, दिख रहा है आपको, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास ऐसे इस तरीके से डाउन, मतलब ये मेरे पास एक ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप ये 0 पॉइंट है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो इस साइड को, तो आपकी जो कंसेंट्रेशन वो डाउन होती जा रही है। मतलब जब आप स्टार्टिंग में यहाँ देखो तो हाई है,
और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हो तो सेम एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट बन गया मेरे पास। वो ग्रेडियंट क्या है कि मैं जैसे जैसे इधर पार्ट को जाऊंगा नैनोस कम होती जाएगी, और आगे वाले पार्ट से पीछे की तरफ आऊंगा तो बाइकॉइड प्रोटीन कम होती जाएगी। समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा बेटा? यस सर। Yes, ये पॉइंट sir. क्लियर हो गया? तो आपने यही याद रखना है सर कि जो ये आगे वाले पार्ट में क्या है कि मेरे पास बाइकॉइड प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, और पिछले वाले पार्ट में मेरे पास नैनोस बहुत हाई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जैसे जैसे मैं नैनोस की बात करूं और मैं आगे की तरफ मूव करूं तो उसकी कंसंट्रेशन लो होती जाएगी। जैसे जैसे मैं आगे वाले पार्ट से पीछे की तरफ जाऊंगा तो बाइकॉइड प्रोटीन कम होती जाएगी। तो यही मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है। ये वाला डायग्राम मैंने जैसे आगे आगे जा रहा हूँ कम हो गया, इस वाले डायग्राम में जैसे जैसे मैं पीछे आ रहा हूँ तो बाइकॉइड कम होता चला गया। इतनी बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं। तो यहाँ यही मैंने डिस्कस किया है कि सिंसेशन कंडीशन में क्या हो रहा है। ये लिखा हुआ सिंसेशन ब्लास्टोडर्म, और यहाँ पे ये कौन सी स्टेज आ गई आपकी? स्पेसिफिकेशन स्टेज। ये कौन सी स्टेज है बेटा? अभी तक आप किस स्टेज में हो? क्योंकि आप कहाँ पे हो? ब्लास्टोडर्म तक पहुंचो, मतलब ब्लास्टोला स्टेज पर हो। तो उस स्टेज को, वो वाली स्टेज कैसी होती है? स्पेसिफिकेशन। लेकिन जैसे आप चले जाओगे गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर बेटा, तो वो हो जाएगी डिटर्मिनेट। अभी देखो अगला, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, उसी पेज का अगला कंटिन्यू हमने बात कर ली। अब मेरे पास क्या आ गया? अब मैं बात कर रहा हूं, अब जो अगला स्टेप आ गया वो आ गया डिटर्मिनेंट। और उस वो स्टेज कैसी होती है? सेलुलर। मतलब अब क्या होगी? सेलुलाइजेशन। मतलब अब सेल डिवाइड की। पहले सेल सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे तो उसको हम बोले थे सिंसिशियम, है ना। अब मतलब वो न्यूक्लियर डिवीजन की स्टेज थी आपकी, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे, है ना। अब क्या हुआ? अब आगे होगी सेलुलाइजेशन। और सेलुलाइजेशन का मतलब होता है कि सेल अब डिवाइड करगी। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, मेरे पास पहले एक सेल थी, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल 8 ये न्यूक्लियस बन गए। जब सिंसेशन कंडीशन, उसके बाद अब सेल ने, क्योंकि इतनी देर में योग खत्म हो जाता है, क्योंकि योग तो आप खाई जा रहे हो ना, वो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल कर रहा है, तो वो खत्म हो गया। और खत्म होने से क्या हो गया? अब सेल ने क्या किया? अब वो सेल ने हर एक न्यूक्लियस को कवर कर लिया, मतलब अब सेल डिवाइड कर गई। ये देखो, पहले न्यूक्लियस बने तो बाद में सेल ने उसे कवर किया। बेटा ये समझ में आ गई? इस बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. यहां पर क्या हुआ कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करा और बाद में सेलुलाइजेशन हुई। और जैसे ही आपको सेलुलाइजेशन मिल जाएगी, अब आपकी हर एक सेल जान चुकी है कि मैंने क्या बनाना है। ठीक है, अब ये हर एक सेल सेम नहीं बनाएगी, अब हर एक सेल कुछ अलग अलग बनाएगी। ये सेल आईज बनाएगी, ये उसकी टेल बना लेगी, शायद ये उसका पेट बनाएगी, हर एक सेल। तो इस स्टेज को बेटा हम क्या नाम देते हैं? डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिटर्मिनेशन। जो स्पेसिफिकेशन, जो पीछे वाली स्टेज थी, जो उससे पीछे वाली आपने स्टेज पढ़ी, जहां पर अभी सिर्फ आपके पास क्या बनी थी? प्रोटीन बनी थी, लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस थे और सेल नहीं हुई थी, तो वो उसको बोलते हैं आप स्पेसिफिकेशन। उसमें आप चेंज कर सकते हो उसके फेट को, लेकिन यहां आप उसके फेट को चेंज नहीं कर पाओगे। हर एक सेल अलग अलग बनाएगी। ये अगर इस स्टेज पर, याद रखना, इस स्टेज पर अगर मैं किसी सेल को डिलीट कर दूं, मार दूं, खत्म कर दूं, तो वो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन इन फ्यूचर जाके बनेगा ही नहीं। ये वाली सेल, मैं ऐसे मान रहा हूँ, ये वाली सेल कल को जाके आपको क्या बनाने वाली है? आपके लिए फॉर एग्जाम्पल वो बनाने वाली है, टेल बनाने वाली है। अगर मैंने सेल को मार दिया तो आपकी बॉडी के अंदर वो टेल नहीं बनाएगा। हाँ, अगर मैं से पीछे वाली सेल में हूं, यदि, मतलब नॉर्मल, ये तो केस होगा ड्रोसोफिला का। अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूं कि अगर मेरी सेल जो है वो अभी जाइगोट है, जाइगोट से मैंने बना लिया ब्लास्टुला। ठीक है, यहाँ जाइगोट से जब मैं ब्लास्टर तक गया और यहां से मैंने सेल रिमूव की, तो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी पूरी की पूरी बनेगी। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल, ब्लास्टुला के पास फॉर एग्जांपल 8 सेल होती है, 8 सेल में से मैंने एक सेल खत्म कर दी, तो कोई, हाँ, थोड़ा सा उसका साइज छोटा बनेगा अपने ओरिजिनल एनिमल से, फर्दर उसके ये कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। लेकिन ब्लास्टुला आगे चला गया गैस्ट्रुला में, और अब मैंने क्या किया? अब मैंने गैस्ट्रुला वाली स्टेज में से कुछ गायब कर दिया, कुछ सेल डिलीट कर दी, तो वो फिर वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ब्लास्टुला वाली स्टेज पर सेल अभी भी स्पेसिफिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन। लेकिन गैस्ट्रुला स्टेज पे क्या हो जाता है? डिटर्मिनेशन। क्या हो जाता है बेटा? डिटर्मिनेशन। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं
मैंने बात की कि यहाँ पे होगा सेलुलाइजेशन और डिटर्मिनेशन। अब क्या हो गया, ये जो ड्रोसोफिला है उसमें पार्ट्स अलग अलग हो गए, सेल अलग अलग होगी। तो आगे वाला जो पार्ट है वो बनाएगा उसके लिए एक्रोन, यानी उसकी जो चोंच बनेगी ड्रोसोफिला की, उससे पीछे का हेड, उससे पीछे वाला रीजन क्या बनाएगा, थोरैक्स, उससे पीछे वाला क्या बनाएगा, एब्डोमेन, उससे पीछे वाला क्या बनाएगा बेटा, टेल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अभी सिर्फ पीछे वाला आप वो पढ़े फैक्टर्स कि भाई मेरे पास बाइक्वाड एमआरएनए था, इस पार्ट में क्या था बेटा, बाइक्वाइड एमआरएनए। बाइक्वाइड के थोड़ा अंदर हमने बात की थी, मेरे पास क्या था, हंच बैक एमआरएनए, क्या था, हंच बैक। फिर इधर वाले पार्ट में क्या था मेरे पास, काउडल एमआरएनए। और सबसे पीछे वाले पार्ट में मेरे पास क्या था बेटा, नैनोज एमआरएनए। ये थे, ये भी हमने डिस्कस किए थे पिछले वाले थोड़ी देर पहले। तो अब वो सब सेलवाइज हो गए, वो डिटर्मिनेंट सारे सेलवाइज डिवाइड हो गए कि पर्टिकुलर पार्ट से पर्टिकुलर चीजें बनेंगी। मतलब आपका प्योरली बाइड एमआरएनए आपकी हेल्प करेगा एक्रोन की फॉर्मेशन में। एक्रोन और आपके हेड की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, बाइक्वाड एमआरएनए। थोरेक्स की फॉर्मेशन में आपका हेल्प कौन करेगा बेटा, थोरेक्स की फॉर्मेशन में आपकी हेल्प कौन करेगा बेटा, हंच बैक एमआरएनए। कौन, हंच बैक। थोड़ा सा उसमें कौन मिलेगा आपको, काउडल एमआरएनए भी हेल्प करेगा। सेम एज इट इज एब्डोमेन की फॉर्मेशन में आपको हेल्प कौन करेगा, ज्यादा कौन करेगा, काउडल एमआरएनए। थोड़ा बहुत उसमें हंच बैक भी पार्टिसिपेशन देगा, और क्या बन जाएगा, एब्डोमेन। और प्योर तरीके से क्या बनेगा बेटा, टेल की बेटा प्योर तरीके से आपको कौन बनाएगा, नैनोज एमआरएनए। तो टेल को हम क्या बोलते हैं, टेल्सन। टेल का दूसरा नाम क्या होता है, टेल्सन। एक्चुअली ये टेल्सन वर्ड आपने देखा होगा, आपने आपने अगर कभी लाइफ में बोटिंग की हो, पानी में अगर आप कभी गए हो, किसी लेक में या किसी सी में अगर आप कभी गए हो, और आपने वहां पे कभी वो की हो, बोटिंग की हो, तो आपने देखा होगा बोट के बैक साइड में एक लीवर होता है, जिसको आप अगर आप राइट और लेफ्ट मूव करो, तो उसके लेफ्ट मूव करने से आपकी जो नाव है उसकी डायरेक्शन राइट लेफ्ट हो जाती है। अगर आप उस लीवर को लेफ्ट में करोगे तो नाव आपकी राइट साइड में मूव कर जाएगी, और अगर आप उसको राइट करते हो तो जो आपकी बोट है वो लेफ्ट में मूव कर जाती है। वो लीवर जो होता है वो भी टेल्सन ही होता है ना, क्योंकि ये चीज जो फिश होती है, जैसे ये मेरे पास फिश है, तो फिश को अगर राइट राइट साइड मूव करना है तो वो इस वाले पार्ट को मूव करती है। जब उसने इस साइड डायरेक्शन में जाना है तो वो इसको मूव करती है। तो ये एक इसका टेल्सन पार्ट होता है, टेल पार्ट। इस चीज को आपने याद रखना है। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे को ये पता लग गया भाई कि मेरे कौन से पार्ट से क्या चीजें बनने वाली। तो आगे वाला पार्ट क्या है बेटा आपका, ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, एक्रोन। क्या बनेगा, एक्रोन। एक्रोन के बाद हेड। हेड जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूरी सीरीज याद रखना पड़ेगी। ये आपका इंटीरियर पार्ट है, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, टेल। ये इससे ये पता लगा कि ड्रोसोफिला को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल। क्लियर है, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल। बेटा क्लियर हो रहा है सभी को, Yes, sir. ओके ओके। तो आगे हम बात करते हैं, अब क्या हो गया, एवरी न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहां पर अब क्या हो गया कि हमारे पास हर एक न्यूक्लियस को सराउंड कर लिया उसके अपने अपने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ने। क्लियर है, मतलब जो अब जैसे पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस होगा उसके आसपास कौन हो जाएंगे, उसके पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, राइट। आफ्टर द सेलुलाइजेशन बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आर सीन। तो क्या कहता है, जैसे ही आपको सेलुलाइजेशन हो जाएगी, जैसे ही आपकी सेलुलाइज हो जाएगी, उसके बाद आपको ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो हमने अभी पीछे पढ़ा, हमने 3 टाइप के स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं, ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसेंशियल। ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसेंशियल 3 टाइप के आपने देखे हैं। आगे देखते हैं, ये आगे मेरे पास कि आफ्टर सेलुलेशन, ये पॉइंट याद रखना कि आपको जो ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को कब मिलती है, जब आपकी स्पेसिफिकेशन हो जाती है, राइट। आगे देखते हैं, अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, अब अगर मैं बात करूं, अब हम उसको कंपैरेटिवली सारी चीजों को स्टडी कर लेते हैं। तो पहली बात, दूसरी मेरे पास सिचुएशन थी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तीसरी थी मेरे पास सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। पहला कौन सा आ गया बेटा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। कितनी चीजें हमने, 3 चीज, राइट। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन के टाइप है, ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसेंशियल। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑटोनोमस, कंडीशनल और एक बार अगर आपको दोबारा देखना हो तो उसको आप दोबारा पीछे वाली रिकॉर्डिंग में चेकआउट करना, तो आपको मिल जाएगा। और ये भी याद रखना, जो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे आज हम जो क्लास लगा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग लगभग ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे बाद
अपलोड होती है, तो ये टेंशन आ ही नहीं, है ना। वो 1-2 घंटे के बाद वो आपको वहां पे विजिबल हो जाएगी, दिखने शुरू हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमस की। तो ऑटोनोमस में क्या हो रहा है, जो ऑटोनोमस, तो इसका जो सिग्नल है वो हमें कहां से मिलता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि विद इन द सेल। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए जो आपको सिग्नल मिला वो साइटोप्लाज्म से मिलता है। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है उसमें जो आपको क्या मिल जो जो आपको सिग्नल मिलता है वो कहाँ मिलता है, सराउंडिंग नेबरिंग सेल। कहां से मिलता है बेटा, सराउंडिंग नेबरिंग सेल। तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ बेटा, हमने दो दो टर्म्स एक्सप्लेन की थी, मतलब मैं उसको आपको दोबारा समझा देता हूँ अगर आपको नहीं याद रहा है। सिग्नल जो होते हैं वो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है पैराक्राइन सिग्नल और दूसरा होता है जक्स्टाक्राइन। क्या मतलब होता है सर इसका, इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब मेरी बात ये है कि जैसे मेरे पास एक 2 सेल है, ऐसे 2 सेल्स आपके पास है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पैराक्राइन फैक्टर होता है उसमें क्या होता है कि ये कुछ सिक्रीट करता है, एक सेल सिक्रीट करेगी कुछ, इसने कुछ सिक्रीट किया, और सिक्रीट करते हुए वो जो सिक्रीशन जो भी बाहर आया, जो भी केमिकल आया, उसने अपना इफेक्ट दिखाया अपनी इस सेल के ऊपर। क्लियर हो रही बात, समझ आ रही है। ये कुछ सिक्रीट कर रहा है और वो सिक्रीशन का इफेक्ट हमें कहां मिला, दूसरी सेल पर, या ऐसे भी हो सकता है कि अपनी सेल पे भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो इस टाइप के सिग्नल को या इस टाइप के सिग्नलिंग को हम बोलते हैं पैराक्राइन फैक्टर या पैराक्राइन सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, पैराक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा, अब इस सिचुएशन में कंपल्शन नहीं है कि ये दूसरी जो सेल है वो जस्ट उसके पास में हो, आपको दिख ही रहा है। अब ये इसने कुछ सिक्रीट किया, वो सिक्रीशन कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आप उसे कहीं भी भेज सकते हो, राइट। तो इस सिचुएशन में पहला वाला जो सिग्नल में ये कोई आपको जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सेल जिसको आपने सिग्नल है वो आपके बगल में खड़ी हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जो दूसरा सिग्नल है जिसको आप बोलते हो जक्स्टाक्राइन सिग्नल, उसमें कंपल्शन है। क्या कंपल्शन है, कि जो आपकी मेन सेल है वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये सिग्नल प्रोड्यूस किया, तो उस सिग्नल को समझने के लिए, हमारे उसको रिसीव करने के लिए उसके पास उसकी नेबरिंग सेल पास बने, इसको बोलते हैं लाइगेंड। दोबारा बना के दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छा थोड़ा समझ में आ जाए, कि मेरे पास एक सेल है और ये उसकी नेबरिंग सेल है, इसके पास एक लाइगेंड होता है, लाइगेंड, ये लाइगेंड है, और इसके सेम शेप का, मतलब जो उसके साथ म्यूचुअल रिलेशन बना सके, ये इसके पास है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, अब देखो अगर ऐसा रिलेशन बनाना है, मतलब ये जॉइंट एक दूसरे के साथ बात कर रही है ना, कम्युनिकेट कर रही है सेल, फर्स्ट सेल अपनी सेकंड सेल के साथ कम्युनिकेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज, ये दिख रहे हो ना कम्युनिकेशन ब्रिज जो बन रहा है। तो जब सेल ऐसे बात करती है, मतलब अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सेल जो जो भी सिग्नल दे रही है उसका उसकी दूसरी सेल को उसके बगल में होना जरूरी है, यहाँ कंपल्शन है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास जो सिचुएशन है उसमें ये है कि आपके पास जो आपकी नेबरिंग सेल है उसको उसके बगल में होना जरूरी है। तो जब जब के साथ पास में होना जरूरी है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग या जक्स्टाक्राइन सिग्नल या फैक्टर। और जब वो जरूरी नहीं है, बस सिर्फ वो केमिकल सिक्रिएट कर रही है, तो उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नल। क्लियर है, सभी को समझ आ गया बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके 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 ओके, आगे देखो। तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम एक सेकेंड, अब हम बात करें, तीनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तीनों का जो हमारे तीनों हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, एक हमारे पास ऑटोनोमस, दूसरे हमारे पास है कंडीशनल, और तीसरे पास है हमारे पास सेंसेंशियल। उसमें हमने पहला हमने कंपैरिजन के लिए पहला फैक्टर लिया सिग्नल। तो मतलब ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए सिग्नल कहां से आता है, तो कहता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑरिजिनेट होता है। जैसे हमने देखा कि विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, तो जो आपका ऑटोनोमस का जो सिग्नल है वो विद इन दी सेल साइटोप्लाज्म से ही सिक्रिएट होता है या ऑरिजिनेट होता है। कंडीशनल में क्या होता है, सराउंडिंग नेबरिंग सेल, जो बगल वाली आपकी सराउंडिंग सेल है वो उसको स्टिमुलेशन देती है, प्रोवाइड करती है। और तीसरा जो है सिंसेशियल ग्रेडियंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अभी अभी हमने देखा जो सिंसेशियल कंडीशन थी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे थे और उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट वहां प्रेजेंट थे, जिसको आप क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ऑटोनोमस में साइटोप्लाज्म में ही सिग्नल प्रोड्यूस होता है, कंडीशनल के अंदर बाहर से सिग्नल आता है, और सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वही इस प्रोसेस को करने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला फैक्टर सबको क्लियर हो गया, आउट। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
यस ओके सर। बेटा, ओके। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया दूसरा, हमने पास यहाँ पर हमने फैक्टर लिया है, वो है सिग्नल इन दी फॉर्म ऑफ। वो किस फॉर्म में आपको सिग्नल दे रहा है। पहला तो हमने बात की कि सिग्नल कहां से आया, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है सिग्नल इन दी फॉर्म ऑफ, आपको सिग्नल जो मिला, सेल को जो सिग्नल मिला, सेल को सिग्नल मिलने पे ही वो काम करती है ना। जो भी सिग्नल मिला, अब वो किस फॉर्म में मिल रहा है, तो ऑटोनोमस के अंदर वो एमआरएनए प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है, राइट। आरएनए प्रोटीन की फॉर्म में, साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट की फॉर्म में हो सकता है। कंडीशनल के अंदर वो मिल सकता है आपको पैराक्राइन और जस्टाक्राइन, क्योंकि आपको पता है ये सेल की मतलब सिक्रीशन से आएगा या फिर बगल वाली सेल देगी, तो वो पैराक्राइन हो सकता है या जस्टाक्राइन की फॉर्म में हो सकता है। और जो सिंसिशियल है उसमें वो ग्रेडियंट देते हैं, जैसे इंटीरियर ग्रेडियंट कौन से थे, बाइकॉइड और हंचबैक प्रोटीन थी, और पोस्टीरियर ग्रेडियंट कौन थे, नैनोज और काउडल प्रोटीन। क्लियर हो रहा है। फिर से एक बार याद रखना, ऑटोनॉमस के लिए आपको जो सिग्नल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की फॉर्म में, या फिर साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट की फॉर्म में। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की फॉर्म में मिल सकता है, या साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट की फॉर्म में मिल सकता है सिग्नल, किसके लिए, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के लिए। लेकिन जो कंडीशनल वाला है उसको जो काम करने के लिए जो सिग्नल मिलेगा, क्राइन हो सकता है, या जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि पैराक्राइन और जस्टाक्राइन क्या होते हैं। पैराक्राइन का मतलब सेल ने केमिकल सिक्रीट किए और फ्लोट होके कहीं भी चले गए, कहीं दूर किसी सेल को बंद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। बट जो जक्स्टाक्राइन है वो अब उसकी कंडीशन ये होती है कि वो भी दूसरी नेबरिंग सेल ही बताएगी, बट जिसको बता रही है वो बगल में होनी चाहिए उसके, राइट। तो इसको जो सिग्नल मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, पैराक्राइन और जस्टाक्राइन फॉर्म में। लेकिन जो सिंसिशियल है वो आपको कैसे मिल रहे हैं, उसके ग्रेडियंट मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे होते हैं, और वहां ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर पार्ट में आपको मिलता है बाइक्वाइड और हंचबैक प्रोटीन, और पोस्टीरियर पार्ट में आपको क्या मिलता है, नैनोज, और बिल्कुल पीछे क्या मिलता है, काउडल प्रोटीन। इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फोजन्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, मॉर्फोजन्स। मॉर्फोजन्स मतलब, या मॉर्फोजीन्स का मतलब क्या हुआ, जो कल को जाके आपकी बॉडी के लिए मॉर्फोलॉजी तैयार करेंगे, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यही तो बनाएंगे। ड्रोसोफिला के लिए यही तो बनाएंगे, बाइकॉइड हंचबैक। बाइकॉइड और हंचबैक से क्या बनेगा आपका हेड, यानी कि एक्रोन। बाइकॉइड और हंचबैक से क्या बनेगा, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, ये बनेगा बाइकॉइड और हंच से। और नैनोज और काउडल क्या बनाएगा आपके लिए, एब्डोमन और टेल, है ना। तो ये मॉर्फोजन्स बना रहे हैं आपके लिए, ऑर्गन बना रहे हैं आपके लिए। ये बात डिस्कस देखते हैं बेटा। आगे हमारे पास थर्ड फैक्टर आपके पास आ गया बेटा, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। क्या है बेटा थर्ड, जो आपके पास जो आप जिससे इनके बीच में डिफरेंशिएशन करोगे तीनों के बीच में, आपने थर्ड फैक्टर पकड़ा है, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। तो स्पेसिफिकेशन कब होता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि अभी सेल का फेट जो है फिक्स नहीं हुआ है। हाँ फेट है तो डिसाइड तो हो गया है, पर फिक्स नहीं हुआ है। और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ है कि उसका जो फेट है, उसका जो भविष्य है वो फिक्स कर दिया आपने सेल का, ये तू कल को जाके आई ही बनाएगी। यहाँ पर क्या बोला गया कि उसको सिर्फ बताया है कि तू आई बनाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं किया। लेकिन डिटर्मिनेशन में जब सेल आपकी डिटर्मिनेशन स्टेज में चली जाएगी तो आप उसे कंफर्म कर दोगे कि आप तूने यही बनाना है, डेड श्योर है कि तू यही बनाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले वाली स्टेज के लिए क्या होगा। तो पहले वाली जो हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है, या जो आपके पास जो डिटर्मिनेशन है, ये कहाँ होता है, स्पेसिफिकेशन कहाँ हो रहा है, अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट अप टू 8 सेल स्टेज। तो कहता है जो स्पेसिफिकेशन या जो डिटर्मिनेशन है, वो आपको ऑटोनोमस वाली सिचुएशन के अंदर स्पेसिफिकेशन में कहाँ देखने को मिलेगा, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अप टू 8 सेल स्टेज। जो आपकी अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट की, उसमें जब आप टोटल 8 सेल स्टेज तक पहुंच गए हो, तब आप उसमें स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन को देख सकते हो, इन केस ऑफ ऑटोनोमस। इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जब आप कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर हो, तब आप उसे कहां देख सकते हो, मिड ब्लास्टुला और मिड गैस्टुला स्टेज तक। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, यहां गैप नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है क्या, उसने कोई कहीं मेंशन नहीं किया। मतलब कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन एक साथ हो जाते हैं, लगातार हो जाते, पता ही नहीं चलता कब हो गए। और वो कब तक हो जाएंगे, जैसे आप 8 सेल स्टेज तक पहुंचोगे। लेकिन जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, उसमें भी जो स्पेसिफिकेशन है वो होती है मिड ब्लास्टुला स्टेज तक। कहां तक हो जाती है बेटा, मतलब जो स्पेसिफिकेशन है वो कहां होगी, मिड ब्लास्टुला स्टेज पर। और जो आपकी डिटर्मिनेशन है वो कहां होगी, आपकी मिड ग्लाइकोला स्टेज पर। इन दोनों के बीच में, मतलब स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन के बीच में क्या होता है, गैप इज प्रेजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन की जो गैप प्रेजेंट होता है वो कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा
कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्या बोलोगे बेटा? कंडीशनल। लास्ट जो आपकी जो लास्ट स्टेज है सिंसेंशियल, उसमें क्या होता है, जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? ब्लास्टोडर्म में। और जो डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? सेलुलर ब्लास्टोडर्म के अंदर। बेटा क्लियर हो गया ये पॉइंट? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से आपको पता लग गया कि स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन हमें कहाँ कहाँ मिलती है इन तीनों स्टेजेस में, तो आपको वो याद रखनी है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला मेरे पास जो अगला जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, तो उसमें हम बात करेंगे बेटा पोटेंसी की। जो आपके पास प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है या प्रोस्पेक्टिव जो फेट होता है, तो पोटेंसी में अगर हम बात करें तो मेरा जो ऑटोनोमस सिचुएशन है उसमें आपकी जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो इक्वल हो जाती है आपके प्रोस्पेक्टिव फेट के। मतलब अभी जो सेल के पास जो पोटेंशियल है वो उसके फ्यूचर का जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर रहेगी। इस चीज को याद रखना। जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो आपके क्या प्रोस्पेक्टिव फेट के, मतलब भविष्य में जो बनने वाला है और जो आज बना हुआ है वो दोनों बराबर है। मतलब आज जो पोटेंशियल है कल भी वो उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें जब आप कंडीशनल में जाओगे वहां पर जो आपका प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल है वो क्या है? वो ज्यादा है। किससे? आपके प्रोस्पेक्टिव फेट से। यहाँ वाली सेल प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है प्रोस्पेक्टिव फेट से, क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिव फेट की बात करते हो मतलब भविष्य में क्या होगा, हर एक सेल का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि वो फिक्स कर दिया आपने कि मतलब एक सेल है वो आई बनाएगी, वो लेग नहीं बना सकती, तो आपने उसका जो जो पोटेंशियल है वो कम कर दिया ना, उसको एक फिक्स कर दिया। तो अभी जो प्रोस्पेक्टिव आपका पोटेंशियल है वो ज्यादा है आपके प्रोस्पेक्टिव फेट से। समझ आ गया? और जो थर्ड सिचुएशन है उसमें हम ये चीज काउंट ही नहीं कर पाते। सिंसिशियल स्टेज में वो चीज काउंट ही नहीं होती क्योंकि वहां सेलुलाइजेशन हुई ही नहीं थी, तो आप इसको यहाँ काउंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये मुझे ये पॉइंट बताओ सबको क्लियर हुआ है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। अब हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंटल टाइप, कि किस टाइप की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर तो कौन सी होती है बेटा? मोजैक। क्योंकि आपने मोजैक मतलब होता है जिसमें जैसे आपने जो क्विल और उसका बनाया था ना कि आपने दूसरे की सेल इसमें ऐड कर दी, है ना, तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो मोजैक। लेकिन यहाँ कैसा होता है? रेगुलेटिव, या एक ही टाइप का होगा। कैसा होगा? अभी देखना आपने जो हमने कंडीशनल जो देखा उसमें हमारे पास कैसा होता है? रेगुलेटिव। इसमें मिक्सिंग नहीं होगी, रेगुलेशन चलेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो कैसी है? रेगुलेटिव टाइप। और ये कहती है मोजैक। मोजैक का मतलब होता है मिक्स टाइप की डेवलपमेंट चल रही है। कैसी बेटा? मिक्स टाइप की। और लेकिन रेगुलेटिव में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एक सेक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं, रेगुलेशन से काम चल रहा है, लेकिन हम सिंसेशन में हम काउंट नहीं कर सकते। ये इसमें इसमें बात क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है, लास्ट हमारा पॉइंट आ गया आपके पास, वो है लॉस कंपनसेशन। लॉस कंपनसेशन मतलब कि आपको क्या भरपाई हो रही है कि जो कोई नुकसान हुआ किस स्टेज पर। तो कहता है नो लॉस कंपनसेशन और यस कंपनसेशन। का मतलब क्या है? कंपनसेशन का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, मेरे पास एक एम्ब्रियो है, उसके अंदर कुछ सेल है। अगर मैं इनमें से कुछ सेल्स को रिमूव कर दूं, रिमूव करने के बाद भी कल को जाके जो मेरा एडल्ट बना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एडल्ट बन गया, है ना, ये तो मेरा एम्ब्रियो था, ये मेरा क्या बेटा? ये मेरा एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो से कल को जाके मेरा एडल्ट बन गया। मैंने खत्म कर दिया, गायब कर दिया, एक या दो सेल को मैंने मार दिया, डीजेनरेट कर दिया, लेकिन फिर भी फ्यूचर में जाके पूरा का पूरा मेरा एनिमल बन गया, तो उसको कहते हैं लॉस कंपनसेशन। क्या बोलते हो? मतलब कि मुझे भरपाई होगी, मुझे मिल गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेल सब जो मेरे पास जो आपके पास जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल था, जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल था वो मेरा हाई था। क्या था बेटा? जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल था मेरा हाई था। किससे? प्रोस्पेक्टिव फेट से। इसलिए अभी मेरे पास पावर है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तो अगर आप लॉस भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैं यहाँ से किसी सेल को खत्म कर दूं और कल को जाके फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेल खत्म कर दी और ये सेल बनाने वाली थी उसकी एक लेग, ये वाली लेग, ये दिख रही है आपको? तो क्या होगा? बनाओगे अगर, तो मेरे पास कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा फिर? इस तरीके का। दिख रहा है? इसकी एक टांग नहीं बनी, इसकी एक लेग यहाँ फॉर्म नहीं हुई क्योंकि मैंने एक सेल का। तो इसका मतलब जब इस तरीके का डेवलपमेंट हो कि आपके पास
जो सेल है वो उनका फिक्स कर दिया आपने और आपने एक खत्म कर दी और वो आगे जाके बना नहीं पाई, तो इसको बोलते हैं कि आपको पास जो कंपनसेशन है वो नहीं हुआ, आपको आपको जो लॉस हुआ था वो आपको मिला नहीं, वापस रिटेन नहीं हुआ। तो इस टाइप में क्या होगा कि जब आपको वो चीज मिलती नहीं है, वापस नहीं मिले, तो मतलब कि आपका जो इस टाइम पर जो आपका प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल है वो इक्वल है आपके प्रोस्पेक्टिव फेट के, मतलब भविष्य में जो बनने वाला था उसका जो पोटेंशियल है वो आज इक्वल है। तो मतलब आपने अगर एक भी सेल रिमूव करी तो वो भविष्य में वो चीज नहीं बनेगी, फ्यूचर में वो आप बना नहीं पाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई बात बेटा? क्लियर हो गया सभी को? रिस्पॉन्स करो बेटा, क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो मन में नहीं रखना है, राइट? तो अब हम बात करें आगे वाला, ये मेरा एग्जांपल, तो ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी चीज के एग्जांपल। तो जो आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन उसका एग्जांपल है, ये कहाँ देखने को मिलता है? इनवर्टिब्रेट्स, एनालिड्स और ट्यूनिकेट्स के अंदर। जो आपका दूसरा वाला कंडीशनल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वर्टिब्रेट्स के अंदर, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, एम्फीबियन, बर्ड्स और रेप्टाइल। और जो लास्ट सिचुएशन है सिंसेशन, वो हमेशा, अभी वो तो हमने पहले देखी थी, वो कहाँ मिलती है हमें? इंसेक्ट के अंदर। किस कहाँ देखने को मिलती है बेटा? इंसेक्ट। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. ओके बेटा, आज ये वाला टॉपिक अब यहीं खत्म हो गया। वैसे हमारी क्लास डेली 2 घंटे की होगी, लेकिन अब शाम को हम मिलेंगे 9 बजे, ठीक है? तो इस चीज को सारा रिवाइज करो और इनको शेयर कर लो। आप जितने नोट्स हैं इनको अपने हैंड रिटन नोट्स में शेयर करो। क्लियर करने Yes, से sir. क्या होगा कि ओके आपको, सर। हाँ, क्लियर करने से क्या होगा, आपको हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग से सारी चीज समझ में आती है। ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं सेव कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी वहां मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में उतारो, अपने अच्छी सुंदर राइटिंग में। और जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उन चीजों को हाईलाइट करो। और आपको नहीं, कोई भी चीज आपको बाद में भी समझ में नहीं आ रही, तो बाया मैसेज, वो मैम तो मुझे डेली मिलते हैं, तो वो तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो दो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है? Okay, sir. ठीक Thank है, you. ओके सर। Thank you, sir. ओके बेटा, शाम को मिलते हैं ना अपनी अपनी क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।